हेलो एवरीवन, माय नेम इज हारिस चाउस। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फोर्थ यूनिट विच इज डिजाइन इंजीनियरिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सब कुछ हमें डिजाइन के ऊपर ही देखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम डिजाइन कॉन्सेप्ट से। तो डिजाइन कॉन्सेप्ट्स होते क्या है, देखिए, ये आपको सॉफ्टवेयर डिजाइन बनाने के लिए एक फाउंडेशन देते हैं। ये बताते हैं कि कैसे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आपके इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो ये कॉन्सेप्ट से क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कम होती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है और सिस्टम काफी इजीली आप मेंटेन कर सकते हो डिजाइन कॉन्सेप्ट्स के हेल्प से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन देखिए, सबसे पहला है करेक्टनेस। आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में आए हुए, वो करेक्टली आपको इसमें डिजाइन के अंदर डालने हैं सारे। और डिजाइन आप जैसा प्रॉपर बनाओगे तो वो कोडिंग करने वालों को भी हेल्प होगी, क्योंकि वो डिजाइन के बेसिस पर ही डेवलपर्स कोडिंग करते हैं। वही होती है ना आपकी स्टेप, पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिर डिजाइन, फिर कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, ऐसा हमने देखा था। तो ये डिजाइन वाली स्टेज है। इसके बाद सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। सिंप्लिसिटी होने का मतलब क्या है, डिजाइन इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू इम्प्लीमेंट आपका होना चाहिए। फिर है उसके बाद मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी का मतलब है मॉड्यूल्स बनाना, छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाओ कोड के अंदर, आपके डिजाइन के अंदर, ताकि आप क्या कर सको, वो इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स होंगे और वो सेपरेटली वही एक काम करेंगे। अगर आप सब चीजें मोनोलिथिक रखते हो, मतलब पूरे कोड के अंदर ही सब कुछ भर दे रहे हो, तो कंफ्यूजन होगा। तो उससे बेटर है कि आप मॉड्यूल्स बनाओ और काम आपका आसान करो। फिर उसके बाद है रीयूजेबिलिटी। चीजें ऐसी बनाओ, कंपोनेंट्स ऐसे बनाओ कि वो आगे जाके भी आप रीयूज कर सको। फिर उसके बाद है मेंटेनेबिलिटी। आगे आपको सॉफ्टवेयर मेंटेन करने आएगा, वही जो आपने कंपोनेंट्स बनाए उसके अंदर कुछ नए अपडेट्स वगैरह डालना होगा, बग्स फिक्स करना होगा, ये सारी चीजें करनी आएगी, ऐसा आपको डिजाइन बनाना है। फिर उसके बाद स्केलेबिलिटी। आगे जाके आप आपके सॉफ्टवेयर को और स्केल करोगे, बड़ा बनाओगे, तो वो सब चीजें करते आने के लिए आपको बनाना है। जैसा बाद में यूजर्स ऐड होंगे, कुछ फीचर्स ऐड होंगे, तो वो उतना वर्कलोड आपका ले सके सॉफ्टवेयर, ऐसा आपको बनाना है। फिर उसके बाद है एफिशिएंसी। रिसोर्स एफिशिएंट सॉफ्टवेयर होना चाहिए, मिनिमम हार्डवेयर, मिनिमम पावर, मिनिमम मेमोरी का यूज करके ज्यादा काम करना चाहिए वो। फिर उसमें रोबस्टनेस होनी चाहिए, मतलब अनएक्सपेक्टेड इनपुट्स आ गए या कुछ अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गया, ऐसी कुछ भी चीज हुई तो उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स आपके सॉफ्टवेयर को देने आना चाहिए। फिर सिक्योरिटी होनी चाहिए, कुछ मेलिशियस अटैक से कोई वायरस वगैरह डाल रहा है आपके सॉफ्टवेयर में, तो उसको रिएक्ट करने आना चाहिए, या कोई डेटा एक्सेस करना चाह रहा है तो आप इंक्रिप्शन वगैरह करके रखना चाहिए। फिर उसके बाद है पोर्टेबिलिटी। वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे आपका सॉफ्टवेयर चलना चाहिए, मतलब कहीं पर भी, जैसा विंडोज पे चल रहा है, कहीं एंड्रॉइड पे, तो पोर्टेबिलिटी आपके सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए। इसके बाद है डिजाइन विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो देखिए, सॉफ्टवेयर डिजाइन का मतलब क्या है, रिक्वायरमेंट्स और इम्प्लीमेंटेशन, ये दोनों के बीच का जो ब्रिज है उसको आप सॉफ्टवेयर डिजाइन बोलते हो। तो इम्प्लीमेंट अगर आपको कोई चीज करनी है तो पहले आपको रिक्वायरमेंट्स का डिजाइन बनाना पड़ेगा, फिर आप उसे कोड करके इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो रिक्वायरमेंट्स जैसे ही गैदर और एनालाइज हो जाते हैं, डिजाइन फेज आप शुरू कर देते हो और एक ब्लूप्रिंट बनाना चालू कर देते हो इम्प्लीमेंटेशन से पहले। रोल क्या है आपके डिजाइन का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो ट्रांसफॉर्म्स रिक्वायरमेंट्स इनटू अ सॉल्यूशन। आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सॉल्यूशन में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं। फिर इंप्लीमेंटेशन को भी यहाँ पे गाइडेंस मिलता है आपको। फिर उसके बाद आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। रिक्वायरमेंट्स में क्या बोला जाता है आपको, क्या करोगे आप, और डिजाइन में आप उसको कैसे करोगे वो बोलते हो। यहाँ पे व्हाट विल बी डन एंड हाउ इट विल बी डन इज टोल्ड इन द डिजाइन। फिर उसके बाद क्या है, ट्रांसलेटिंग द एनालिसिस मॉडल इनटू द डिजाइन मॉडल। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ट्रांसलेटिंग एनालिसिस टू डिजाइन मॉडल। तो देखिए, ये जो मॉडल है हमारा, ये एनालिसिस मॉडल है। ये हमने ऑलरेडी इनसेम के टाइम पढ़ते वक्त देखा भी था। इसमें फ्लो ओरिएंटेड एलिमेंट्स है, बिहेवियरल एलिमेंट्स, क्लास बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड, तो ये सब कुछ आप देख सकते हो। देखो, सिनेरियो बेस्ड एलिमेंट्स में जो भी है, यूज केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, ये आपका एनालिसिस मॉडल, नॉर्मल रिक्वायरमेंट एनालिसिस का। फिर उसको आप उनके एलिमेंट्स के हिसाब से एक डिजाइन मॉडल में कन्वर्ट करते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, क्लास बेस्ड, फ्लो ओरिएंटेड और बिहेवियरल जो है कंपोनेंट लेवल डिजाइन में जा रहे हैं। फिर सिनेरियो बेस्ड, फ्लो ओरिएंटेड और बिहेवियरल जो है इंटरफेस डिजाइन बनाते हैं। फिर फ्लो ओरिएंटेड, क्लास बेस्ड आर्किटेक्चरल और क्लास बेस्ड एलिमेंट्स जो है आपका क्लास डायग्राम बनाते हैं, और इस तरीके से आपका डिजाइन मॉडल बनता है। अब ये डिजाइन मॉडल में ये कंपोनेंट लेवल, इंटरफेस, ये क्या है, हम वन बाय वन सारी चीजें देखेंगे, बट ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है,
ये अगर आया तो आप डायग्राम बना के अच्छे से आंसर लिख सकते हो। सबसे पहला है कंपोनेंट लेवल डिजाइन। इसमें आप क्या करते हो, आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स आपके जो भी है उनको डिटेल्ड प्रोसीजरल डिस्क्रिप्शंस पे कन्वर्ट करते हो। आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स का मतलब क्या है, जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, जैसा आप अगर एक लॉगिन मॉड्यूल बना रहे हो तो वो एक आपका एलिमेंट हो गया, ये सारे एलिमेंट्स मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स को आप किस में कन्वर्ट करते हो, प्रोसीजरल डिस्क्रिप्शन में। और हर सॉफ्टवेयर का मॉड्यूल डिजाइन किया जाता है कुछ ना कुछ लॉजिक से, डेटा फ्लो और एल्गोरिदम्स का यूज करके। फिर डिजाइन फेज क्या करता है, इट मेक्स यूज ऑफ क्लास बेस्ड, फ्लो बेस्ड एंड बिहेवियरल मॉडल्स। ये चीजें आप याद रखो, क्लास बेस्ड, फ्लो बेस्ड और बिहेवियरल मॉडल्स मिलके बनते हैं आपका कंपोनेंट लेवल डिजाइन। ये क्या है, ये तीनों चीजें ये आपके एनालिसिस मॉडल में प्रेजेंट होती है। अब इंटरफेस लेवल डिजाइन में कैसा होता है, देखिए, इट स्पेसिफाइज हाउ द सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट्स विद अदर सिस्टम्स एंड द यूजर्स। सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट करेगा यूजर्स के साथ। यूजर्स से कैसा होता है कम्युनिकेशन, इंटरफेस के थ्रू। मतलब आप यूज जब कर रहे हो सॉफ्टवेयर, आपको कुछ बटन्स क्लिक करना पड़ेगा, आपको स्क्रीन दिखेगी, तो आप इंटरैक्ट कर रहे हो सॉफ्टवेयर के साथ। या फिर कोई दूसरे सिस्टम्स के साथ सॉफ्टवेयर इंटरैक्ट करेगा, जैसा सर्वर वगैरह के साथ वो करेगा, वो कैसे किया जाता है, ये सब आप इंटरफेस लेवल डिजाइन के अंदर देखते हो। ये डिस्क्राइब करता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और इंटरैक्शंस का जो भी बिहेवियर है कंपोनेंट्स में या फिर लोगों में। कंपोनेंट्स बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करके कुछ ना कुछ आपको बताते हैं। यूसेज सिनेरियोज और बिहेवियरल मॉडल्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं और दे प्रोवाइड द इनपुट फॉर इंटरफेस डिजाइन। आर्किटेक्चरल डिजाइन क्या होता है, देखिए, अब ये रिलेशनशिप दिखाता है आपको मेजर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स और सॉफ्टवेयर सिस्टम के बीच। मेजर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स वही हो गए जो जो एलिमेंट्स एक आपका स्ट्रक्चर बनाते हैं, आर्किटेक्चर बनाते हैं। मतलब कौन से एलिमेंट्स हो गए वो, जैसा मैंने एग्जांपल में बताया, एक मैं लॉगिन मॉड्यूल बना रहा हूँ या फिर मैं कोई यूजर की प्रोफाइल दिखेगा वो मॉड्यूल बनाना है, यूजर प्रोफाइल मॉड्यूल। तो ये क्या बन गए आपके स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स सॉफ्टवेयर सिस्टम के। फिर ये क्या करता है, ये एक हाई लेवल स्ट्रक्चर आपको दिखाता है आर्किटेक्चरल डिजाइन। हाई लेवल स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऐसा ऊपर ऊपर से बताना। एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो देखिए, अगर मैं आपको बोल रहा हूं बिल्ड अ वेबसाइट, बस मैं आपको बोल रहा हूं वेबसाइट बनाओ, तो ये मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया कौन सी वेबसाइट बनाना है, क्या काम करना है, ये मैंने आपको कुछ नहीं बताया। अगर मैं इसको और थोड़ा सा लो लेवल में बताऊं तो मैं आपको बोलूंगा एक वेबसाइट बनाओ जिसका HTML का लेआउट है, CSS आप डिजाइन के लिए यूज करने वाले हो और बैकएंड के लिए Node.js यूज कर लो। तो ये मैंने और थोड़ा सा लो लेवल में आपको बताया। तो हाई लेवल मतलब ऐसा ऊपर ऊपर से आप बता देते हो। तो वही जो है ना, हाई लेवल स्ट्रक्चर जो सॉफ्टवेयर का है, ये आपका आर्किटेक्चरल डिजाइन बताता है, ठीक है। इट ऑर्गेनाइजेस द सिस्टम फॉर मेंटेनेबिलिटी। आप मेंटेन कर पाओ सॉफ्टवेयर। देखो, ये मेंटेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस हर जगह आप देखने वाले हो। और हर जगह एडवांटेजेस में भी अगर पूछा गया तो एडवांटेजेस नहीं भी पूछा गया, थ्योरी बेस्ड आपको आंसर लिखना होता है, तो एडवांटेजेस यही हर जगह लिख सकते हो आप। मेंटेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, यूजेबिलिटी, परफॉर्मेंस वगैरह अच्छा है इसका। फिर आर्किटेक्चरल स्टाइल्स और डिजाइन पैटर्न्स जो है अप्लाई किए जाते हैं ताकि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आपके मीट हो। फंक्शनल सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होती है, जो कुछ ना कुछ फंक्शन करेगी। जैसा एक लॉगिन मॉड्यूल के अंदर मैं जब मेरे क्रेडेंशियल्स लिखता हूं तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, वो मेरे क्रेडेंशियल्स चेक करें सही है या नहीं है। नॉन फंक्शनल सिस्टम रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है जो फंक्शन से रिलेटेड नहीं होते, जैसा परफॉर्मेंस हो गया, स्पीड हो गया, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ये एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। बट मैं मेरे डिटेल्स डाल रहा हूँ क्रेडेंशियल्स और वो सही होने चाहिए, चेक होने चाहिए, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। अब इंपॉर्टेंस क्या है सॉफ्टवेयर डिजाइन का, तो देखिए, इवेल्युएटिंग द क्वालिटी आपके फाइनल प्रोडक्ट का बनने से पहले अगर आप उसको इवेल्युएट करते हो तो वो सॉफ्टवेयर डिजाइन की वजह से ही आप कर पाते हो। यूजर रिक्वायरमेंट्स को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट किया जाता है सॉफ्टवेयर में। एक्यूरेटली कैसा रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो आप, क्योंकि आपने उसका पहले डिजाइन बनाया होता है। फिर प्रॉपर डिजाइन अगर नहीं बनाया तो सिस्टम अनस्टेबल बन जाएगा और टेस्टिंग भी आपकी डिफिकल्ट हो जाती है। अगर आप प्रॉपरली डिजाइन करते हो तो टेस्टिंग करना भी यहाँ पे आसान होता है आपके लिए। फिर अगर नेक्स्ट देखें तो है द डिजाइन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, सेवरल स्टेजेस होते हैं ट्रांसफॉर्मिंग के लिए यूजर रिक्वायरमेंट्स को एक हम फंक्शनल सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर बनाने वाले डिजाइन प्रोसेस का यूज करके। तो डिजाइन प्रोसेस क्या होती है आपकी, इटरेटिव होती है और कोलैबोरेटिव होती है। इसमें क्या क्या होता है, देखिए, इसमें सेवरल स्टेजेस होते हैं। कौन से स्टेजेस है, ये देखिए, सबसे पहला है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। डिजाइन प्रोसेस के अंदर आप रिक्वायरमेंट गेदर करते हो,
स्टेक होल्डर्स वगैरह से बिजनेस के क्या गोल्स है वो पता करके आप रिक्वायरमेंट्स अच्छे से गैदर करते हो। फिर उसके बाद आप एक हाई लेवल डिजाइन बनाते हो जिसको आर्किटेक्चरल डिजाइन कहा जाता है। जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया हाई लेवल डिजाइन का, ऊपर ऊपर से बताना, छोटी बात बता दी जाती है। तो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता दिया जाता है कौन से कंपोनेंट्स होंगे, बस वो कंपोनेंट्स को डिफाइन कर दिया जाता है। मुझे एक लॉगिन मॉड्यूल चाहिए, एक यूजर की प्रोफाइल दिखनी चाहिए, वो मॉड्यूल चाहिए, ऐसा कुछ आप दो तीन चीजें बता दोगे। एक पेमेंट गेटवे चाहिए, वो कैसा इंप्लीमेंट करना है, उसका डिजाइन क्या है, वो कुछ नहीं, बस आप कंपोनेंट्स को डिफाइन कर दोगे, उनका क्या इंटरेक्शन होगा एक दूसरे से वो बताओगे, और फिर सिस्टम आर्किटेक्चर कैसा बनेगा वो उसमें आप इंजन एक हाई लेवल तरीके से बता दोगे। फिर इंटरफेस का डिजाइन, ये इंटरफेस का मतलब क्या होता है, इंटरैक्शन, सिस्टम का एक्सटर्नल जगह से इंटरैक्शन या फिर अंदर का अंदर ही इंटरैक्शन। तो इंटरफेस डिजाइन में वही कहा जाता है कि यूजर से कैसे आप इंटरैक्ट करोगे या सॉफ्टवेयर एक्सटर्नल एंटिटीज से कैसा इंटरैक्ट करेगा। फिर उसके बाद क्या है, कंपोनेंट लेवल डिजाइन। इसके अंदर आप क्या करते हो, आपका जो पूरा सॉफ्टवेयर है उसको ना मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हो, मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हो, और वही मॉड्यूल्स जो है आपके कंपोनेंट्स होते हैं। क्यों करते हो आप, क्योंकि डेटा हैंडलिंग और सब कुछ चीजें आप छोटे मॉड्यूल में अगर करो तो आपके लिए आसानी से हो सकती है। फिर है डिजाइन को आप इवेल्युएट करोगे, सब कुछ आपका जैसे ही काम होता है तो आप चेक करोगे कि क्या सारे रिक्वायरमेंट्स मैच हो रहे हैं, जो फंक्शनल नॉन फंक्शनल वगैरह थे क्या आप वो कर पा रहे हो। फिर लास्ट में एक बार उसे आप रिफाइन कर लोगे, सब कुछ चेक करने के बाद एफिशिएंसी कैसी है वगैरह वगैरह देख के आप उसे लास्ट में रिफाइन कर दोगे। फिर क्या है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी गाइडलाइंस, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस जो आप यूज करते हो कि ये इंश्योर करने के लिए आपका सॉफ्टवेयर पूरे डिजायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट करता है। तो ये गाइडलाइंस के बेसिस पे आपका सॉफ्टवेयर जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट करता है, आपको समझ में आएगा। सबसे पहला क्या है, कंसिस्टेंसी। सॉफ्टवेयर जो है कौन सा भी इन्वायरमेंट रहने दो, कंसिस्टेंटली बिहेव करना चाहिए आपका। तो डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, सब कुछ चीजें जो है ना आपकी सेम रहेगी, कंसिस्टेंट रहेगी। फिर उसके बाद मेंटेनेबिलिटी, सॉफ्टवेयर आपको मेंटेन करने आना चाहिए। मेंटेन मतलब अपडेट्स या उसमें बग्स जो है वो आप फिक्स कर रहे हो, ऐसी चीजें आप कर सको। फिर स्केलेबिलिटी, आप अगर उसमें यूजर्स बढ़ा रहे हो, कुछ भी चीजें आप नई नई बढ़ा रहे हो तो तब भी वो सॉफ्टवेयर अच्छे से आपका चलना चाहिए, फिर वो स्केलेबल है। एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, चीजें कम यूज करके भी आप अच्छा आउटपुट दो, ऐसा आपका सॉफ्टवेयर होना चाहिए, मतलब रिसोर्स एफिशिएंट जो है सॉफ्टवेयर होना चाहिए। फिर यूजेबिलिटी, यूजेबिलिटी का मतलब होता है यूज करना आसान होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होना चाहिए जिसकी वजह से यूज करना काफी आसान हो जाएगा। फिर क्या है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या बोला था मैंने कि वायरस के कोई अटैक्स कर रहा है, मैलिशियस अटैक्स वगैरह, वो आप अवॉइड कर पाओ। उसके अलावा डेटा इंक्रिप्शन रखो ताकि डेटा आपका हैक वगैरह हुआ तो भी जो है डेटा इंक्रिप्टेड रहता है, कुछ इधर उधर नहीं हो सकता। फिर टेस्टेबिलिटी, टेस्टिंग इजीली आपको करने आनी चाहिए इसके लिए। फिर परफॉर्मेंस इश्यूज या जो भी आपको पता चलेंगे। फिर पोर्टेबिलिटी है, अलग अलग पोर्ट्स पे सॉफ्टवेयर आपका चलना चाहिए, पोर्ट्स के वजह से नहीं चल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स की बात करें ना तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज है जो सॉफ्टवेयर को अच्छा बनाते हैं। तो देखो ऑलमोस्ट वही पॉइंट्स है यहाँ पे। सबसे पहला है फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी का क्या मतलब है, एक्चुअल उसके जो फंक्शंस है वो फंक्शंस यहाँ पे काम करने चाहिए, उसकी फंक्शनैलिटी जो है जो रिक्वायरमेंट्स में बोली गई थी वो एज इट इज होनी चाहिए। फिर है रिलायबिलिटी, आपका सॉफ्टवेयर रिलायबल होना चाहिए, अगर कुछ भी एरर्स होती है तब भी वो विदाउट फेलियर काम करना चाहिए उसमें, और उन्हें रिकवर भी करना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, एफिशिएंसी, रिसोर्स एफिशिएंट होना चाहिए। यूजेबिलिटी मतलब यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होना चाहिए। मेंटेनेबिलिटी में आप बग्स फिक्स कर पाओ, सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सको, ये सारी चीजें आती है। फिर पोर्टेबिलिटी में अलग अलग पोर्ट्स पे चल सकता है। सिक्योरिटी में वही डेटा इंक्रिप्शन, मैलिशियस अटैक्स, वायरस अटैक्स ऐसा आप बताओगे। टेस्टेबिलिटी में आप टेस्टिंग कर पाओ आपके सॉफ्टवेयर की, ये बोलोगे। और इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इंटरैक्ट कर सकना चाहिए दूसरे मॉड्यूल्स के साथ, तो इंटर ऑपरेबिलिटी उसके अंदर है, आप ऐसे बता सकते हो। अगर एक मल्टी सिस्टम एनवायरनमेंट है जहां पे बहुत सारे कंपोनेंट्स है तो एक दूसरे से इंटरैक्शन के लिए इंटर ऑपरेबिलिटी की बहुत जरूरत होती है। अभी डिजाइन कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो ये बहुत मेजर टॉपिक है डिजाइन कॉन्सेप्ट्स का, ये सारे हम डिजाइन कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं आगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं
द सॉफ्टवेयर डिजाइन कॉन्सेप्ट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर इंप्लीमेंटिंग द राइट सॉफ्टवेयर। तो ये सारे के सारे पे क्वेश्चन आ चुका है और आने के बहुत हाई चांसेस है। एब्स्ट्रैक्शन सबसे पहले, फिर मॉड्यूलैरिटी, ठीक है, वन बाय वन हम ये सब कुछ देखने ही वाले हैं। स्टार्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्शन से। अब आई गेस आपको एब्स्ट्रैक्शन याद होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, तो वही यहाँ पर है। इसमें आप क्या करते हो, कॉम्प्लेक्सिटी मैनेज करने के लिए आप इसेंशियल फीचर्स पे फोकस करते हो और जो अनरिलेटेड या फिर अननेसेसरी डिटेल्स है उन्हें हाइड कर देते हो। तो ये हाइड करने का काम कहाँ होता है, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर। सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या करता है, इट टेक्स प्लेस एट वेरियस लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अलग अलग लेवल्स पे होता है ये, मतलब अगर हायर लेवल से एब्स्ट्रैक्शन के तो सोल्यूशन ब्रॉड टर्म्स में आप बता देते हो, मतलब बहुत ही ज्यादा डिटेल्स हाइड कर देते हो, ऐसा समझो हाई लेवल पे। फिर जब लो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे आप आते हो तो जो डिटेल्स है वो आप थोड़े कम हाइड करते हो, थोड़ा ज्यादा बताते हो। अभी नेक्स्ट देखते हैं तो है प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन दो टाइप्स में होता है, एक प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन और एक डेटा एब्स्ट्रैक्शन। प्रोसीजरल के अंदर क्या है, आप प्रोसीजर को हाइड कर देते हो। कैसा, involves hiding the implementation details of a procedure and focusing on the procedure's functionality। प्रोसीजर काम क्या करने वाला है उस पे आप फोकस देते हो, ना कि वो प्रोसीजर होता कैसा है, वो कैसी प्रोसीजर है वो आप हाइड करो और जो एक्चुअल काम है प्रोसीजर का वो आप बताओ। देखो, इन प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन एक नेम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगी, डिटेल्स ऑफ हाउ द प्रोसीजर वर्क्स आर हिडन, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। देखो, कंसिडर करो एक प्रोसीजर है सर्च द रिकॉर्ड। तो इसके अंदर आप क्या बोलोगे, सब हाइड करोगे और सिंपल लिखोगे सर्च। अभी यहाँ पे क्या क्या हाइड किया है आपने, आप सर्च कैसे करोगे, सब में पहले आप नाम लिखोगे जो चीज आपको सर्च करना है, फिर डेटा ट्रेवर्स करते हुए चेक करते जाओगे कि ये इक्वल है क्या, ये इक्वल है क्या, जैसे हम डेटा स्ट्रक्चर्स में करते हैं। फिर आपको वो एलिमेंट मिल जाएगा तो आप एक मैसेज डिस्प्ले करोगे कि ये मिल चुका है आपको। तो ये सारे डिटेल्स हाइड करके बस मेन चीज पे आप फोकस कर रहे हो, विच इज सर्च। ओके, तो इसको बोलते हैं प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन। अब डेटा एब्स्ट्रैक्शन का कैसा है, इसमें आप कलेक्शन ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स को जो है रिप्रेजेंट करते हो विदाउट स्पेसिफाइंग द इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स। इंप्लीमेंटेशन की डिटेल्स नहीं बताते आप। मान लो सर्च द रिकॉर्ड प्रोसीजर के लिए इसमें डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होने वाला है, आपका रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्यों, क्योंकि डेटा एब्स्ट्रैक्शन है ना। तो रिकॉर्ड क्या क्या होगा, रिकॉर्ड के अंदर रिकॉर्ड आईडी होगी, नेम होगा, एड्रेस होगा, ये सब कुछ आप हाइड करके फोकस किस पे करोगे, सिर्फ रिकॉर्ड के ऊपर। ये हो गया आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की। तो आर्किटेक्चर मतलब क्या है, ओवरऑल स्ट्रक्चर आपके इंटीग्रेटेड सिस्टम का। इसमें क्या बताया जाता है, हाउ वेरियस कंपोनेंट्स इंटरैक्ट विद वन अनदर, कैसा अलग अलग कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, वो आर्किटेक्चर के थ्रू आपको समझ जाता है। ये एक बेसिक फ्रेमवर्क देता है आपके सॉफ्टवेयर का कि काम कैसा कैसा होने वाला है और इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इसमें कौन सी होगी, एक हाई लेवल तरीके से आप बता देते हो आर्किटेक्चर के अंदर। सिस्टम मॉडल्स इन आर्किटेक्चरल डिजाइन। तो देखिए, आर्किटेक्चरल डिजाइन में वेरियस मॉडल्स यूज किए जाते हैं, वन बाय वन हम सारे देखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है स्ट्रक्चरल मॉडल। ये क्या करता है, ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है आपके सिस्टम का वो बताता है, ओवरऑल स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद जो है फ्रेमवर्क मॉडल है, जो भी फ्रेमवर्क है इसका आर्किटेक्चरल वो इसमें दिखाया जाता है। फिर एक डायनामिक मॉडल होता है। डायनामिक मॉडल क्या दिखाता है, जो भी चेंजेस है, चेंजेस एक्सटर्नली जो हो रहे हैं, जैसा कुछ इनपुट दे रहा है यूजर या फिर यूजर कुछ कर रहा है एक्सटर्नल, अगर उसमें कुछ आ रहा है तो आपका कैसा रिएक्ट करता है सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो होता है डायनामिक मॉडल। फिर प्रोसेस मॉडल के अंदर सारे सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस दिखाए जाते हैं और उनकी फंक्शनिंग कैसी होती है, प्रोसेस सारे दिखाते हो आप। और लास्ट में जो है फंक्शनल मॉडल, ये रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल हायरार्की को, ठीक है, कौन से फंक्शंस आपके होने वाले हैं। तो इस तरीके से ये 5 जो है सिस्टम मॉडल्स हैं। अब आते हैं हम डिजाइन पैटर्न्स के ऊपर। तो डिजाइन पैटर्न्स क्या है, एक जनरल रियूजेबल सॉल्यूशन जो कॉमनली ऑकरिंग प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर डिजाइन में होती है। देखिए, डिजाइन पैटर्न के जैसा हमने इनसेम के टाइम पे प्रोसेस पैटर्न भी देखा था, जिसका भी डेफिनेशन बिल्कुल सेम था। कॉमनली ऑकरिंग प्रॉब्लम के लिए आप एक प्रोसेस जो है वो टेम्पलेट से लेके यूज करते हो, तो वही यहाँ पे है डिजाइन पैटर्न्स। तो देखिए, डिजाइन पैटर्न्स जो है 3 टाइप के होते हैं, 1 2 3। पहला टाइप होता है क्रिएशनल। क्रिएशनल मतलब ये जो है बताते हैं ऑब्जेक्ट जो है आपका कैसे क्रिएट किए जाते हैं, दे फोकस ऑन ऑब्जेक्ट क्रिएशन। और स्ट्रक्चरल जो है ये फोकस करते हैं कि कैसा आपके क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स दोनों कंपोज करके जो है बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे। स्ट्रक्चरल है ना वो, तो क्लास ऑब्जेक्ट मिलके एक स्ट्रक्चर बना रहे। और बिहेवियरल में बताया जाता है कि ऑब्जेक्ट्स के बीच में का कम्युनिकेशन कैसा होता है, तो वो बिहेवियरल में ये सारी चीजें हम देखेंगे।
तो सबसे पहले क्रिएशनल से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है वो है फैक्ट्री मेथड। फैक्ट्री मेथड का मतलब है आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हो विदाउट स्पेसिफाइंग द क्लास। क्लास उसमें नहीं बताते, आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो फैक्ट्री मेथड में। फिर उसके बाद है बिल्डर। बिल्डर में आप क्या करते हो, एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को बिल्ड करते हो स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद है अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। अब फैक्ट्री है तो फैक्ट्री से फैमिली याद रखो। आप इसमें क्या करते हो, रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स जो भी है उनकी फैमिलीज क्रिएट करते हो। फिर उसके बाद है सिंगलटन। सिंगलटन का मतलब होता है एक क्लास का एक सिंगल ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो वो हो गया सिंगलटन। अब स्ट्रक्चरल में मैंने आपको क्या बोला था, क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों मिलके एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो सबसे पहला है अडेप्टर। अडेप्टर को आप सादा आपके लैपटॉप के चार्जर से समझ लो। अडेप्टर जो लैपटॉप का अडेप्टर होता है वही काम करता है। क्या काम करता है, ये एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस में कन्वर्ट कर देता है। जैसा आपका चार्जर करता है, चार्जर एक इंटरफेस को दूसरे से कनेक्ट करता है, जैसे ही आप अडेप्टर लगाते हो और वो अडेप्टर जो होता है वो उससे आप आपके लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो एक इंटरफेस से दूसरा इंटरफेस। डेकोरेटर, तो डेकोरेटर जो है डेकोरेशन का ही काम करता है, ऐसा समझिए। ये क्या करता है, बिहेवियर देता है ऑब्जेक्ट को। इट गिव्स बिहेवियर टू एन ऑब्जेक्ट विदाउट चेंजिंग इट्स कोड। उसके कोड में आप कुछ चेंज नहीं करते, बट उसको आप बिहेवियर देते हो। ये डेकोरेटर का काम होता है। फिर उसके बाद है फसाड। ये क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स सबसिस्टम अगर है उसको एक सिंपल इंटरफेस देता है। कॉम्प्लेक्स सबसिस्टम को सिंपल इंटरफेस देने का काम जो है वो है फसाड। फिर प्रॉक्सी, ये क्या करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट का एक्सेस कंट्रोल करके रखता है, प्रॉक्सी। फिर अब बिहेवियरल में आते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कैसा कम्युनिकेट करते हैं ये सारे हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या करता है, ऑब्जर्व करता है सारे ऑब्जेक्ट्स को, और जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट में चेंज आता है ये ऑब्जेक्ट्स को नोटिफाई कर देता है कि ये ऑब्जेक्ट चेंज हो चुका है। फिर उसके बाद है स्ट्रैटेजी। इसके अंदर क्या करते हो आप, एल्गोरिदम्स और बिहेवियर सबके बीच में आराम से स्विच करते हो। फिर उसके बाद है कमांड। कमांड में क्या होता है, ये जो भी रिक्वेस्ट्स है उनको ऑब्जेक्ट्स की तरह इनकैप्सुलेट करता है। मतलब अनडू, रीडू, ये जो भी है ना, ये कमांड्स, इनको ऑब्जेक्ट्स की तरह स्टोर किया जाता है। मतलब जैसे ही आप कंट्रोल जेड दबाते हो तो वो ऑब्जेक्ट आता है। मतलब जो भी डेटा है, जैसा देखो मैंने डिलीट कर दिया कुछ डेटा, तो ये स्टोर होता है ऑब्जेक्ट में, और ये ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करते हैं कमांड्स, अनडू वाले वगैरह। और फिर जो आपने अभी डिलीट किया वो ऑब्जेक्ट आप वापस ला सकते हो कंट्रोल जेड दबा के। फिर स्टेट की अगर हम बात करें तो ये बिहेवियर जो है ऑब्जेक्ट के स्टेट पे इसका चेंज हो जाता है। ऑब्जेक्ट का जैसा स्टेट है वैसा उसका बिहेवियर यहाँ पे चेंज होगा, ये बिहेवियरल के अंदर। फिर है चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इसको नाम से याद रख सकते हो। ऑब्जेक्ट्स क्या है, एक दूसरे से एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते जाते हैं, रिक्वेस्ट देते जाते हैं एक चेन में, जब तक कोई एक्सेप्ट नहीं कर लेता। मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको दे रहे हो जब तक कोई एक्सेप्ट नहीं कर लेता। फिर उसके बाद है विजिटर। विजिटर में क्या है, जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर्स है उसमें आप कुछ नए ऑपरेशंस ऐड करते हो, तो ये हो जाता है आपका विजिटर। ये सारा जो मैं बोल रहा हूं वो नोट्स में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है प्रॉपरली, तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से परचेज कर सकते हो। तो हाउ कैन पैटर्न्स बी यूज्ड इन डिजाइन। डिजाइन के अंदर आप पैटर्न्स का कैसा यूज करोगे, देखो ये डिजाइंस जो है हम दे हेल्प इन स्ट्रक्चरिंग द कोड इन अ नॉर्मल वे, मेकिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफिशिएंट। ठीक है, तो क्या क्या तरीकों से पैटर्न्स को यूज किया जाता है डिजाइन में। सबसे पहला है कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। कॉमन प्रॉब्लम मतलब बार बार होने वाले जो प्रॉब्लम है उनको आप मैन्युअली सॉल्व नहीं करते बैठते, बल्कि वहां पे प्रोसेस पैटर्न का यूज कर लेते हो। जैसा अज्यूम करो कि मैं सिंगलटन पैटर्न यूज करूंगा अगर मुझे मेरा कोई प्रॉब्लम है जिसमें मैं चाहता हूं कि एक क्लास का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो मैं सिंगलटन का यूज कर सकता हूं। जो अभी हमने देखा ना यहाँ पे सिंगलटन वगैरह, ये देखिए ये सिंगलटन, मैंने क्या बोला था, एक क्लास का सिर्फ एक ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद इंप्रूविंग कोड रियूजेबिलिटी। कोड की रियूजेबिलिटी आपको इंप्रूव करनी है और उसको मेंटेन भी करना है आपको कोड को। तो फिर ऐसा अगर आपको कुछ करना है तो आप फैक्ट्री मेथड का यूज कर सकते हो। तो फैक्ट्री मेथड क्या करता है, रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स जो भी है उनके फैमिलीज क्रिएट करता है, तो उससे क्या होगा, कोड रियूजेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी इंप्रूव होगी। फिर कम्युनिकेशन भी डेवलपर्स के अलोंग जो है अमंग इनहेंस होता है। इसका मतलब क्या है, डेवलपर्स एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते बैठते पूरा। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर ये ऑब्जर्वर की जरूरत है, ऑब्जर्वर क्या करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट्स को नोटिफाई करता है जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट चेंज होता है। ओके,
तो मुझे ऑब्जर्वर चाहिए, तो मैं मेरे डेवलपर जो भी ग्रुप है उनको क्या बोलूंगा, हमको यहाँ पे ऑब्जर्वर चाहिए। मैं ऐसा एक्सप्लेन नहीं करते बैठूंगा कि मुझे एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जो दूसरों को चेक करते रहे, ऑब्जर्व करते रहे और वो जैसे ही चेंज होते हैं नोटिफाई करें। तो आप ऐसा नहीं बोलते, आप डायरेक्टली बोलते हो मुझे एक ऑब्जर्वर चाहिए। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही है किसके वजह से, डिजाइन पैटर्न्स की वजह से। मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि याद रखने में आपको आसानी होगी थोड़ा लिखने के लिए। स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को ये प्रमोट करता है। आपको स्केलेबल बनाना है, आपको सॉफ्टवेयर बड़ा बनाना है। फ्लेक्सिबिलिटी अगर उसमें आपको रखनी है तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या है, देखिए यहाँ पे एक डिजाइन पैटर्न था स्ट्रैटेजी। ये क्या करता है, आपको यहां से वहां बिहेवियर जो है जाना है, जैसा एल्गोरिदम्स में स्विच वगैरह करना है आपको या बिहेवियर में स्विच करना है तो आप स्ट्रैटेजी का यूज करते हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। टाइट कपलिंग जो है यहाँ पे रिड्यूस की जाती है। टाइट कपलिंग का मतलब क्या है, डिपेंडेंसी। एक दूसरे पे अगर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है तो आप वहां पे टाइट कपलिंग बोलते हो। दो मॉड्यूल्स है, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के बगैर काम नहीं कर सकता, वो उस पर डिपेंडेंट है, तो वो टाइट कपलिंग होगी। तो आप इसको हटाते हो, कैसा हटाते हो, आप डिपेंडेंसी इंजेक्शंस का यूज करते हो, जिसमें आपको कोड में खेलते नहीं बैठना पड़ता, ये डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर सकते हो आप डायरेक्टली कोई लाइब्रेरीज वगैरह से लेके। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज करके जो है टाइट कपलिंग यहां से आप का निकाल सकते हो। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। ये क्या होता है, देखिए एक डिजाइन प्रिंसिपल होता है जो सिस्टम को डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंट सेक्शंस में डिवाइड कर देता है, ताकि मुझे अगर कोई स्पेसिफिक सेक्शन पे काम करना है तो मैं उसी सेक्शन के ऊपर काम करूंगा, बाकी का डेटा जो है एज इट इज रहेगा, चेंज नहीं होगा। वही अगर सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स नहीं है तो मैं जो चेंज करूंगा ना वो पूरा सॉफ्टवेयर में चेंज होगा और डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो इससे क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कम होती है, मेंटेनेबिलिटी रहती है और सिस्टम इजियर टू अंडरस्टैंड होता है। अभी की पॉइंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहला है मॉड्यूलराइजेशन। इसका मतलब क्या है मॉड्यूलराइजेशन का, आप ब्रेक करते हो स्मॉलर, आपके बड़े सिस्टम को स्मॉलर मॉड्यूल्स के अंदर ब्रेक करते हो, मॉड्यूल्स बनाते हो, वो है मॉड्यूलराइजेशन। फिर इंडिपेंडेंस होते हैं, वो जो भी आप ब्लॉक्स बना रहे हो वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका दूसरों पे डिपेंडेंसी कुछ नहीं होती। फिर उसके बाद मेंटेनेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, बग्स फिक्सेस, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, ये सब कुछ, और सॉफ्टवेयर आपका स्केलेबल भी बन जाता है। देखो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स का, जैसा कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी चेंज करना है, ऑर्डर रो में मुझे किसी का ऑर्डर या डेटा चेंज करना है, तो मुझे यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, और डेटाबेस में तो ऑब्वियसली चेंज करना ही पड़ेगा। बल्कि यहाँ पे अगर मान लो मुझे कोई डेटा चेंज करना है, ठीक है, तो ऑर्डर जो है और अपडेट ऑर्डर, ये जो दो चीजें ये चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि उनका कुछ लेना देना ही नहीं है उससे। यहाँ पे सब चेंज हो जाएगा क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पे मॉड्यूलराइजेशन किया हुआ है, सबको अपना अपना इंडिपेंडेंट मॉड्यूल बनाए, तो बस यहाँ चेंज आएगा, डेटाबेस में आएगा और यहाँ आएगा। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली जब आप सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स का जो है यूज करोगे। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल्स के अंदर आप डिवाइड करते हो अगर, तो क्या होता है, मॉड्यूलैरिटी होती है, ठीक है। मॉड्यूलैरिटी का मतलब ही वही है, मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड करना। मोनोलिथिक सॉफ्टवेयर क्या है, डिफिकल्ट टू मैनेज होता है। पहली बात तो मोनोलिथिक सॉफ्टवेयर क्या है, एक सॉफ्टवेयर जिसमें डेटा पूरा का पूरा आप ऐसा भर के रखते हो, मॉड्यूल्स नहीं बनाते आप, वहां पे पूरा फंक्शन डेटा एक ही जगह पे होता है। तो इससे क्या होता है, अब आपको डिवाइड करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर को मल्टीपल कंपोनेंट्स में। तो मल्टीपल कंपोनेंट्स में आप डिवाइड करने के लिए ही मॉड्यूलराइजेशन का यूज करते हो। However, there is a correlation between the number of modules and the overall cost. अब मैं इसको थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्या बोलना चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है कि अज्यूम करो A और B दो प्रॉब्लम्स है जिनकी वेरिंग कॉम्प्लेक्सिटी है। जो मेरा A है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, और B की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी सी कम है। तो अब मैं ये दोनों को स्पेसिफिक मॉडल बना के अगर मैं इनको सॉल्व करूंगा तो मुझे A को ज्यादा मेहनत लगेगी सॉल्व करने, B को कम मेहनत लगेगी सॉल्व करने, बट इन दी एंड हम कर ही लेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, आप मॉड्यूल्स बना के जब आप काम करते हो फिर इनको बाद में आप मर्ज करते हो, मर्ज एज इन कोड जब आप रन कर रहे हो तो ये दोनों साथ में ही होने वाले हैं वैसा भी। तो अब मॉड्यूल्स के वजह से भी जो है आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है यहाँ पे, क्योंकि पहले एक ही था ना वो अकेला, तो फिर काम आसानी से होता था। अब आपने मॉड्यूल्स बना दिए अलग अलग, तो मॉड्यूल्स का ओवरहेड अलग से, फिर इनको सॉल्व करने का अलग से, तो इस तरीके से जो है किया जाता है।
लिमिटेशंस की अगर बात करें तो ओवर मॉड्यूलैरिटी है। अगर ओवर मॉड्यूलैरिटी करते हो आप, इसका मतलब क्या है ओवर मॉड्यूलैरिटी का, ज्यादा ही मॉडल्स आप बना देते हो तो कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा। तो देखिए द कॉस्ट कर्व ऑफ सॉफ्टवेयर मॉड्यूलैरिटी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये देखिए ये जो रीजन है ना, ये अंडर मॉड्यूलैरिटी का, यहाँ पे इतने अगर आप मॉड्यूल्स रखते हो यहाँ पे तो फिर मॉड्यूल्स आपके कम हो जाएंगे। और यहाँ पे जो है रीजन है ओवर मॉड्यूलैरिटी का। और यहाँ पे जो एम आप देख सकते हो ये क्या है, ये मॉड्यूलैरिटी यहाँ होनी चाहिए। अगर मॉड्यूलैरिटी आपकी यहाँ है तो सही से कॉस्ट भी यूज होते हैं और नंबर ऑफ मॉड्यूल्स भी जो है आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ओवर मॉड्यूलैरिटी भी हमने देख लिया। और अंडर मॉड्यूलैरिटी क्या होगा, मॉड्यूल्स आप उतने बना नहीं रहे हो जितने आपको बनाना चाहिए, डायरेक्टली आप यूज कर रहे हो, फंक्शंस वगैरह डाल दे रहे हो। अब गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव मॉड्यूलराइजेशन देखिए, मॉड्यूलराइजेशन से इजी प्लानिंग होनी चाहिए आपके डेवलपमेंट की, क्लियर डेफिनेशन और डिलीवरी होनी चाहिए सॉफ्टवेयर में। जो भी आप इंक्रीमेंट्स कर रहे हो, जो भी आप बढ़ा रहे हो, उसका डेफिनेशन और डिलीवरी लिखते जाओ। फिर उसके बाद अकोमोडेटिंग चेंजेस इन द सॉफ्टवेयर, जो भी चेंजेस है आप उन्हें अकोमोडेट करोगे और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये कुछ गाइडलाइंस थे इफेक्टिव मॉड्यूलराइजेशन के लिए। अब आते हैं हम क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग इफेक्टिव मॉड्यूलर सिस्टम। तो देखिए ये जो है इफेक्टिव मॉड्यूलर सिस्टम के ये मेयर्स के 5 क्राइटेरिया थे, जिसमें कहा गया था कि मॉड्यूलर का कैसा आप करोगे। तो सबसे पहला है मॉड्यूलर डीकंपोजेबिलिटी। डीकंपोजेबिलिटी का मतलब क्या है, डीकंपोज करना, मॉड्यूल्स के अंदर ब्रेक करना। और कंपोजेबिलिटी का मतलब क्या है, वो मॉड्यूल्स का यूज करके आपका सॉफ्टवेयर बना देना। तो यहाँ आप क्या करते हो, असेंबली कर देते हो जो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स है उनकी, तो ये कंपोजेबिलिटी हो गया। फिर अंडरस्टैंडेबिलिटी, आपके मॉड्यूल्स इतने सिंपल होने चाहिए और दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। दूसरों पे अगर डिपेंडेंट है वो मॉड्यूल, और अगर मैं वो मॉड्यूल आके पढ़ना स्टार्ट करता हूँ मुझे समझ में ही नहीं आएगा क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो ट्राई करो कि वो खुद ही पे डिपेंडेंट हो, और खुद ही पे अगर डिपेंडेंट है तो अंडरस्टैंडेबिलिटी आपकी काफी बढ़ जाएगी। फिर कंटिन्यूटी की अगर बात करें तो देखिए कंटिन्यूटी में कुछ भी अगर आप चेंज करते हो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के अंदर तो वो इंडिविजुअल मॉडल्स में करना है आपको। मतलब मुझे कुछ भी चेंज करना है तो मैं इंडिविजुअल मॉड्यूल में करूंगा, ना ही पूरे सिस्टम के अंदर। फिर मॉड्यूलर को प्रोटेक्शन भी यहाँ पे मिल जाता है। इसका मतलब क्या है, जो भी इशू है मॉड्यूल के अंदर वो उसी के अंदर रहेगा, वो बाहर नहीं आएगा और आप उसको अच्छे से जो है रिजॉल्व कर सकते हो। फिर नेक्स्ट जो है वो है इंफॉर्मेशन हाइडिंग। तो इंफॉर्मेशन हाइडिंग एक डिजाइन प्रिंसिपल है जहां पे एक मॉड्यूल के इंटरनल डिटेल्स जो भी है वो उन्हें हाइड कर देते हो, और नेसेसरी पार्ट्स जो है मतलब इंटरफेस बस उतना ही दिखाते हो, इंटरैक्शन के लिए लगने वाला पार्ट दिखाते हो, बाकी इंटरनल डिटेल्स जो है आप हाइड कर देते हो। की कॉन्सेप्ट्स देखें तो सबसे पहले इसमें इनकैप्सुलेशन का यूज होता है। इनकैप्सुलेशन में आप क्या करते हो, जो भी डेटा मेथड से उनको बाइंड किया जाता है और जो अननेसेसरी डिटेल्स है उनको हाइड कर दिया जाता है। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कम होती है, रिड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स जो भी है वो आप हाइड करते हो, बस काम क्या करना है वो दिखाते हो, आप वो कैसे हो रहा है उसकी प्रोसेस क्या है वो सीधा सीधा आप हाइड कर देते हो। फिर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, इंटरनल वर्किंग्स की वजह से दूसरे जो मॉड्यूल्स है, दूसरे पार्ट्स जो है आपके सिस्टम के, उनमें कोई अफेक्ट नहीं होता है। मतलब यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग वगैरह जिधर जो भी मॉड्यूल में यूज कर रहा हूँ, इसके वजह से दूसरे जो मेरे सिस्टम के पार्ट्स हैं उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। फिर सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी भी जो है अच्छे से रहती है। डेटा जो भी है मतलब एक्सेस जो भी है डेटा का इस मॉड्यूल के अंदर वो कंट्रोल्ड होता है। आप जब इंफॉर्मेशन हाइड करके रखते हो तो डेटा का जो एक्सेस है वो कंट्रोल्ड होता है, जिसके वजह से इंटेग्रिटी होती है और सिक्योरिटी भी आपको अच्छे से देखने मिलती है। फिर इसके बाद अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो एक बैंक अकाउंट मॉड्यूल को समझिए। अगर बैंक अकाउंट मॉड्यूल है उसके अंदर पब्लिक इंटरफेस मतलब मैं लोगों को क्या दिखाने वाला हूं, तो अज्यूम करो कि दो फंक्शंस है, एक डिपॉजिट फंक्शन है और एक विथड्रॉ फंक्शन है। ठीक है, बस हम उन्हें ये दो फंक्शंस बताएंगे, उनको ये काम कैसा करते हैं आप कुछ नहीं बताने वाले, उन वो डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे उनके। हिडन इंफॉर्मेशन जो भी है कि पैसे कैसा डिपॉजिट होते हैं, पेमेंट मॉड्यूल करता क्या है, उनके अकाउंट में पैसे है क्या चेक करते हो आप, फिर ट्रांसफर कैसा करते हो, फिर बैंक उसमें क्या रोल प्ले करती है, बहुत सारी चीजें होती है जो सीधा सीधा आप हाइड करते हो, बस डिपॉजिट विथड्रॉ दो फंक्शंस दिखा के आप काम खत्म करते हो। तो ये होता है इंफॉर्मेशन हाइडिंग। अब फंक्शनल इंडिपेंडेंस, ये भी बहुत सिंपल टॉपिक है। फंक्शनल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, देखिए ये डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स को रेफर करता है जो सेल्फ कंटेंड होते हैं। हर मॉड्यूल जो है खुद के ऊपर फोकस करता है
और दूसरे जो मॉड्यूल्स है उनसे कुछ इंटरेक्शन नहीं करता, वो खुद पे फोकस करता है और दूसरे जो मॉड्यूल्स है उनसे बातचीत नहीं करता, उनसे जो है इंटरेक्शन नहीं करता और खुद पे फोकस करता है, तो वो रहता है इंडिपेंडेंट। ओके, सिंपल। की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं इनमें, तो इसमें होता है कोहिजन और कपलिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोहिजन कपलिंग हम और इन डेप्थ में देखेंगे। तो देखिए, कोहिजन का मतलब होता है कि खुद का कितना काम कर रहा है वो, मतलब उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे होने चाहिए कि वो अपना ही काम कर रहा है। जैसा एक मॉड्यूल अगर है, ठीक है, ये मान लो मेरा मॉड्यूल है कुछ, तो ये मॉड्यूल के अंदर के जो भी काम है वो ऐसे होने चाहिए कि वो खुद ब खुद अंदर का अंदर हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे दूसरे दो मॉड्यूल्स है, उनको वहां से डेटा मांगना पड़ रहा है या उनके साथ इंटरेक्ट करके करना पड़ रहा है। तो ऐसा अगर आप मॉड्यूल बनाते हो तो उसमें जो है ना हाई कोहिजन उसे कहा जाता है, कि वो अपने अपने काम करता है। ओके, दूसरों की तरफ नहीं देखता, खुद काम करता है, तो उसमें हाई कोहिजन होता है और आप उसको बोलते हो वो फंक्शनली इंडिपेंडेंट है, फंक्शनल इंडिपेंडेंट। और लो कपलिंग का मतलब है कि वो दूसरों से कितना इंटरैक्ट करता है, कितना इंटरैक्ट करता है उसको आप बोलते हो कपलिंग। और वो लो होनी चाहिए, तो कपलिंग आपकी लो होनी चाहिए और कोहिजन हाई होना चाहिए, तब जाके आपका जो मॉड्यूल है वो एकदम अच्छे से काम करेगा। बेनिफिट्स की बात करें तो इजियर मेंटेनेंस होता है, फंक्शनल इंडिपेंडेंस होने की वजह से वो इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स जो है आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हो, अपडेट वगैरह कर सकते हो। रीयूजेबिलिटी भी होती है ऐसे मॉड्यूल्स की, क्योंकि देखो वो फंक्शनली इंडिपेंडेंट है, खुद का खुद काम करता है, उसका दूसरों से लेना देना ही नहीं है। कुछ दूसरों से अगर लेना देना नहीं है तो ऐसा सेम काम अगर मुझे आगे लग रहा है तो मैं इसको ही सेम उठा के आगे डाल सकता हूँ। फिर उसके बाद क्या है, इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडेबिलिटी। यहाँ पे चीजें समझना भी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज है ना उसके अंदर, फंक्शनल इंडिपेंडेंट होने की वजह से उसमें सिर्फ एक ही चीज के ऊपर काम किया जा रहा है, एक ही कोड है उसमें जो आप देख के इजीली समझ पाते हो। फिर स्केलेबिलिटी भी इसमें हो सकती है, क्योंकि मुझे कुछ भी इंप्रूव अगर करने को कहा गया तो मैं वो स्पेसिफिकली वो मॉड्यूल में जाके चेंज करूंगा और सिस्टम में कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। फिर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो देखिए, कंसिडर करो एक बिलिंग सिस्टम। तो ये मॉड्यूल रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, टोटल बिल कैलकुलेट करने के लिए। इसका दूसरा कोई भी काम नहीं है, टोटल बिल कैलकुलेट करेगा ये बस। तो इसका कोहिजन जो है हाई है, इसको दूसरे मॉड्यूल से इंटरेक्ट करने की कुछ जरूरत नहीं है, बस उसको बिल जो है कैलकुलेट करना है। और मिनिमल इंटरेक्शंस होगा दूसरों से, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, यूजर ऑथेंटिकेशन, इनसे उसको कुछ जो है इंटरेक्शन नहीं होगा। हाँ, बिलिंग सिस्टम का एक इंटरेक्शन हो सकता है कि क्या किसका बिलिंग करना है, तो वो डेटा एक्सेस करने के लिए तो थोड़ा मिनिमल इंटरेक्शन चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। फिर रिफाइनमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए, इसमें आप क्या करते हो, एक हाई लेवल डिजाइन को जो है ना प्रोग्रेसिवली थोड़ा थोड़ा ब्रेक डाउन करते हो। देखिए, हाई लेवल में फिर से बता दूं, मैंने क्या एग्जांपल दिया था। अगर मैं बस आपको ऊपर से बोल रहा हूँ बिल्ड अ वेबसाइट, इतना ही काम दे रहा हूँ, वेबसाइट बना दो, तो ये हाई लेवल हो गया। फिर मैं इसको नीचे जाऊंगा, रिफाइनमेंट में आप वही करते हो, आप थोड़ा थोड़ा नीचे जाते हो और जैसा जैसे नीचे जाते हो आप डेटा बढ़ाते हो जो आपको बोलना है। मैंने बोल दिया बिल्ड अ वेबसाइट, अब मैं आपको बोल रहा हूँ बिल्ड अ वेबसाइट that has HTML as layout, CSS for design। फिर मैं आपको वो डिजाइन में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ CSS for design अगले लेवल पे जाके। तो आप आगे आगे रिफाइनमेंट में थोड़ा ज्यादा ज्यादा बोलने लगते हो। पहले वेबसाइट बनाने बोला, फिर HTML CSS यूज करने बोला, आप CSS में बोल रहे हैं ये कलर्स यूज करो, ये पैलेट्स यूज करो, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना रिफाइनमेंट की जाती है, आप ग्रेजुअली जो है ना डिटेल बढ़ाते जाते हो, उसको बोला जाता है रिफाइनमेंट। की पॉइंट्स क्या है इसमें, टॉप डाउन अप्रोच होता है। देखो, टॉप डाउन अप्रोच ही हो गया ना, मैं ऊपर से बोल रहा हूँ आपको पहले ये करो, फिर उसमें दो चार काम आपको बढ़ा के बोल रहा हूँ, फिर नीचे जाने के बाद और दो चार काम बढ़ा के बोल रहा हूँ, तो टॉप डाउन अप्रोच हो गया। फिर उसके बाद है इंक्रीमेंटल डिटेल। इंक्रीमेंटल डिटेल का मतलब है कि हर रिफाइनमेंट स्टेज में और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आप बढ़ाते जाते हो, तो सिस्टम जो है आपका क्लोज होता जाता है, नजदीक आता है उसके इंप्लीमेंटेशन की तरफ। ठीक है, डिटेल्स आप इंक्रीमेंट करते जा रहे हो ना हर स्टेज पे, ज्यादा डिटेल्स बोल के। और फिर लास्ट में आपको जो भी आपको गोल था, जो आपको इम्प्लीमेंटेशन चाहिए था, फाइनल डिजाइन, वो आपको इजीली मिल जाता है सारी रिफाइनमेंट होने के बाद। एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं तो देखिए, एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, उसका हाई लेवल डिजाइन क्या है, बस उसमें बोल दिया गया हमको एक यूजर मैनेजमेंट चाहिए और बुक सर्च चाहिए, बस ये दो चीजें बता दी गई। अब आप जैसे जैसे रिफाइनमेंट करोगे उसमें चीजें ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे, जैसे बुक सर्च करने के बाद वो बुक आप ले रहे हो, फीस भर रहे हो वहां पे, फिर बुक का फाइन भर रहे हो आप, तो ये सारी चीजें जो है आगे रिफाइनमेंट के स्टेजेस में ऐड की जाती है। नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन अब्स्ट्रैक्शन एंड रिफाइनमेंट। अगेन दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, तो हम देखते हैं। तो पहला क्या है, डेफिनेशन। देखो अब्स्ट्रैक्शन और रिफाइनमेंट एग्जैक्टली ऑपोजिट चीज है डिफरेंशिएट करने के लिए। यहाँ पे आप क्या करते हो, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को सिंप्लीफाई करते हो, यहाँ पे आप सिंपल सिस्टम को कॉम्प्लेक्स करते हो। कैसा, जो अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है उसमें आप डिटेल बढ़ाते जा रहे हो, पहले आप छोटा काम बोल रहे थे फिर कुछ डिटेल बढ़ा के बोल रहे हो। इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स को ही आप डिटेल्स हाइड करते हो, यहाँ हाइड करते हो डिटेल्स और यहाँ पे आप डिटेल ज्यादा ऐड करते हो। फिर कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कम करते हो, आप सिर्फ फोकस करते हो इसेंशियल्स पे, तो यहाँ पे इसेंशियल तो आप शुरू में ही बोलते हो, फिर अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स पे आप और डिटेल्ड इंप्लीमेंटेशंस क्रिएट करते जाते हो। फिर फोकस क्या है इसका, ये फोकस करता है ऑन व्हाट द सिस्टम डज, और ये फोकस किस पे करता है, ऑन हाउ द सिस्टम वर्क्स, मतलब ये क्या करता है और ये कैसे करता है, आपका रिफाइनमेंट बताएगा। फिर उसके बाद लेवल ऑफ डिटेल क्या है, इसकी का लेवल हाई लेवल होता है और जनरलाइज्ड व्यू होता है। हाई लेवल का मतलब क्या है, ऊपर ऊपर से बताना। लोगों को क्या लगता है हाई लेवल है मतलब बहुत एडवांस्ड है, उल्टा है ये, उल्टा वैसे देखा जाए तो। हाई लेवल मतलब आप कम डिटेल्स बता रहे हो। फिर डिटेल्ड होता है ये और इम्प्लीमेंटेशन इसका स्पेसिफिक होता है। एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं तो आप डिफाइन कर रहे हो एक व्हीकल विद बेसिक प्रॉपर्टीज, जैसे उस गाड़ी का टाइप जो भी है, गाड़ी की कंपनी या टाइप, और उसकी स्पीड बता रहे हो। आप ये स्पीड और टाइप में और चीजें ऐड कर रहे हो जैसे एक्सेलरेशन वगैरह, ठीक है, रिफाइन करने के बाद। फिर डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो ये स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाता है, मतलब आप सिंप्लीफाई कर रहे हो, ये उसका उल्टा है। जनरल है उसको आप और स्पेसिफिक बनाते जाते हो अगले अगले स्टेजेस पे, जिसका मतलब है आप उसको डिटेलिंग करते हो। तो इस तरीके से अब्स्ट्रैक्शन और रिफाइनमेंट का डिफरेंस होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीफैक्टरिंग। तो ये भी बहुत सिंपल टॉपिक है। देखो इसमें आप क्या करते हो, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है आपके कोड का उसको आप बिल्कुल चेंज नहीं करते कोड को, मतलब आई मीन कोड को आप चेंज करते हो लेकिन उसके जो फंक्शंस है वो बिल्कुल सेम रहते हैं। मतलब आपको आपका कोड थोड़ा बेहतर बनाना है, बहुत लाइंस ऑफ कोड है, बहुत बड़ा कोड है, उसको छोटा अगर आपको करना है बट उसका फंक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, उसको आप बोलते हो रीफैक्टरिंग। तो देखिए रीफैक्टरिंग में आप क्या करते हो, कोड की क्वालिटी इंप्रूव कर देते हो। बहुत लंबा कोड है उसको आप सिंप्लीफाई करके छोटा करके लाते हो, और ताकि वो और मेंटेनेबल हो सके, पढ़ने में आसान हो, चेंजेस भी आपको उसमें अच्छे से करने आए। फंक्शनैलिटी में बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, कोड में बिल्कुल भी कुछ चेंज कर दोगे ऐसा कि जिससे फंक्शन चेंज हो जाए, नहीं, ये नहीं करना है आपको, बस आपको कोड को अच्छा साफ बनाना है। फिर उसके बाद इटरेटिव प्रोसेस यहाँ पे यूज की जाती है। इटरेटिव प्रोसेस इसलिए यूज की जाती है, आप छोटा छोटा काम करते हो, अगर आप बड़ा चेंज कर दोगे तो गारंटीड है कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा फंक्शनैलिटी में। तो आप छोटी छोटी चीजें चेंज करते जाते हो ताकि आपकी फंक्शनैलिटी कोड के अंदर चेंज ना हो, कोड में चेंज करने से। एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो एक फंक्शन बहुत लंबा और कॉम्प्लेक्स है, तो रिफैक्टरिंग से क्या होगा, आप उसको छोटा बना दोगे और उसका काम भी जो है व्हाट द फंक्शन डज वो भी बिल्कुल भी चेंज नहीं करोगे आप। कोहिजन की अब बात करते हैं, तो कोहिजन का मतलब क्या है, रेफर्स टू द डिग्री टू विच द एलिमेंट्स विद इन अ मॉड्यूल और कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम आर रिलेटेड टू ईच अदर। देखिए कोहिजन मैंने आपको बोल दिया है, एक आपका मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर की जो भी सारी चीजें हैं वो उससे ही रिलेटेड अगर है, वो कितनी रिलेटेड है वो आपको कोहिजन बताता है। अगर अंदर की चीजें उससे बहुत ज्यादा रिलेटेड है तो आप क्या बोलोगे, कोहिजन कैसा है आपका, हाई कोहिजन है, विच इज अ गुड थिंग। हाई कोहिजन डिजायरेबल होता है, हाई कोहिजन आपको चाहिए, वी नीड दिस, वी डू नॉट नीड लो कोहिजन। लो कोहिजन मतलब क्या है, इसके अंदर का डेटा उससे रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे दूसरे दो मॉड्यूल है, दूसरे दो मॉड्यूल से वो एक्सेस करता है डेटा और वो लेता है, तो यहाँ पे लो कोहिजन होगा और ये मॉड्यूल इनके ऊपर डिपेंडेंट होने की वजह से बहुत ड्रॉबैक्स है। क्या क्या ड्रॉबैक्स है, कि वो एक्सेस करने में टाइम वेस्ट करेगा वो मॉड्यूल से। फिर उसके अलावा ये भी है कि वो अंडरस्टैंडेबिलिटी मेंटेनेबिलिटी वो नहीं रहती जो अगर हाई कोहिजन होता तो रहेगी। फिर उसके बाद इट डिस्क्राइब्स हाउ क्लोजली द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैंने जो अभी बोला वही लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट जो है वो है की पॉइंट्स अबाउट कोहिजन। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाई कोहिजन। हाई कोहिजन का मतलब क्या है, एक मॉड्यूल है उसकी सिंगल फोकस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सिंगल अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो मॉड्यूल उसी पे फोकस करेगा, वही काम करेगा, और कोहिजन क्या होगा आपका, हाई कोहिजन होगा अभी। तो और अनरिलेटेड टास्क ये परफॉर्म नहीं करेगा। अनरिलेटेड टास्क अगर परफॉर्म करने लग गया तो फिर कोहिजन आपका लो हो जाएगा। बेनिफिट्स क्या है, इजियर टू मेंटेन और मॉडिफाई है, अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा काफी, टेस्टिंग भी काफी आपकी आसान हो जाती है, और इसको रीयूज भी आप कर सकते हो। रीयूज क्यों करोगे,
क्योंकि वो एक ही फोकस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करता है। एंड इफ आई एवर फाइंड द नीड कि मुझे वो फोकस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, देन आई कैन रीयूज द सेम मॉड्यूल। नेक्स्ट क्या है, की पॉइंट्स अबाउट कोहेजन। तो देखिए अब लो कोहेजन वही है की पॉइंट्स में, हाई कोहेजन देखा, अब लो कोहेजन। यहाँ पे कैसा होता है, एक मॉड्यूल जो है अनरिलेटेड टास्क करने लग जाता है, मल्टीपल। तो इससे क्या होता है, मिक्स ऑफ फंक्शनैलिटीज हो जाती है, मेंटेन करना, अंडरस्टैंड करना, रीयूज करना हार्ड हो जाता है। तो वही लिखा है, डीबग और टेस्ट नहीं कर सकते आसानी से, डिफिकल्ट है मेंटेन करना, और रीयूजेबल नहीं है जब कोहेजन जो है वो लो है। अभी कोहेजन एग्जाम्पल देखिए दोनों का, एक पेमेंट प्रोसेसिंग मॉड्यूल है जो क्या करता है, पेमेंट हैंडल करता है। और क्या पेमेंट हैंडल करता है, ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करता है और पेमेंट मेथड्स को वैलिडेट करता है। उसके ये दो ही काम है, फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए कोहेजन हाई हो गया। अब ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक यूजर मैनेजमेंट मॉड्यूल है, ठीक है। ये क्या करता है, यूजर का ऑथेंटिकेशन लेता है, ऑर्डर हिस्ट्री चेक करता है। मतलब सेंसलेस बात हो गई, वो यूजर मैनेजमेंट मॉड्यूल को कितना काम करना पड़ रहा है, ऑर्डर हिस्ट्री देखो, पेमेंट प्रोसेसिंग देखो, ऑल इन वन मॉड्यूल है ये। तो ऐसा मॉड्यूल क्या है, लो कोहेजन है इसकी, और लो कोहेजन होने की वजह से अंडरस्टैंडेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, फिर रीयूज करना, ये कुछ भी आप नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोहेजन जो है लो है। नेक्स्ट है कपलिंग। तो कपलिंग का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी, ठीक है। कोहेजन, कपलिंग, ये दोनों चीजें आप साथ में पढ़ो और बहुत रिलेटेड होती है। कपलिंग में क्या है, कपल से आप याद रखो, कपल से आप ये याद रखो कि एक मॉड्यूल दूसरा मॉड्यूल से डिपेंडेंट होता है एक दूसरे के। अगर हाई कपलिंग है मतलब बहुत ज्यादा एक दूसरे से वो डिपेंडेंट है, एक मॉड्यूल दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर लो कपलिंग है तो वो ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर। और इन जनरल गोल आपका क्या होता है, कपलिंग मिनिमाइज करो। अगर कपलिंग आप मिनिमाइज करोगे तो इंडिपेंडेंट रहेगा मॉड्यूल आपका, इंडिपेंडेंट रहेगा तभी अच्छा है वो। अगर किसी पे डिपेंडेंट हो गया तो फिर कुछ काम का नहीं है मॉड्यूल। लो कपलिंग, लो कपलिंग आपको चाहिए, ठीक है। लूज कपलिंग का मतलब है कि मॉड्यूल को लिटिल टू नो नॉलेज है दूसरे मॉड्यूल के बारे में। उसको जब तक डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा दूसरे मॉड्यूल का, तब वो अच्छे से काम करेगा खुद। जब डिस्ट्रैक्शन आएगा तो फिर जो है हाई कपलिंग हो जाएगी, और फिर वो नहीं रहेगा उस लेवल का। मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये कुछ चीजें उसको नहीं मिलने वाली। मॉड्यूल्स कम्युनिकेट करते हैं ओनली थ्रू वेल डिफाइंड इंटरफेसेस और एपीआईज। एपीआईज का यूज करके अगर आप इंटरैक्ट करते हो दूसरे मॉड्यूल से तो उतना प्रॉब्लम नहीं आता, तब भी आपकी जो कपलिंग है वो लो ही रहने वाली है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है आपकी, मेंटेनेबिलिटी, रियूजेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, ये सारी चीजें अभी बार बार हम देख रहे हैं। सॉफ्टवेयर मेंटेन कर पाओगे, अपडेट कर पाओगे, रीयूज कर पाओगे चीजें, क्योंकि सेम है तो कहीं जरूरत है रीयूज रीयूज करो। स्केलेबिलिटी में कुछ यूजर्स ऐड करना है, कुछ भी ऐड करना है आप कर सकते हो। देन द नेक्स्ट थिंग इज टाइट कपलिंग। टाइट कपलिंग या फिर हाई कपलिंग वही चीज हो गई। तो इसमें क्या होता है, एक मॉड्यूल हाईली डिपेंडेंट होता है दूसरे इंटरनल वर्किंग्स के ऊपर, दूसरे मॉड्यूल के। तो इससे क्या होता है, एक मॉड्यूल में आप चेंज करोगे तो आपको दूसरे मॉड्यूल में भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ड्रॉबैक्स की मैं बात करूं तो सबसे पहला है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या है, ड्रॉबैक है वो एक कि वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है ज्यादा, रिजिडिटी के ऊपर। तो फिर क्या होगा, यहां से कुछ भी चेंज अगर आप करते हो छोटा मोटा, तो वो दूसरे पे मतलब पूरे आपके प्रोग्राम पे ही वो कर देता है। कुछ भी आप छोटा भी चेंज करोगे तो वो दूसरे मॉड्यूल में भी चेंज हो जाएगा, मतलब आपके प्रोग्राम में प्रॉब्लम हो जाएगा। और वही अगर पहले के बारे में देखते हैं हम, लो कपलिंग में, तो आप कुछ भी चेंज करते हो तो वो मॉड्यूल का मॉड्यूल में ही चेंज होता है, बाहर कुछ चेंजेस नहीं आते। फिर डिफिकल्ट है टेस्ट करना, और फ्लेक्सिबिलिटी भी जो है काफी इसकी कम रहती है। अभी हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। तो देखो लो कपलिंग का एग्जाम्पल ले लो, एक यूजर ऑथेंटिकेशन मॉडल है, वो डेटाबेस मॉड्यूल से इंटरैक्ट करता है। कैसा इंटरैक्ट करता है, एपीआई के थ्रू। तो एपीआई के थ्रू इंटरैक्ट करने की वजह से कपलिंग आपकी लो होती है। कैसे, ये वैलिडेट करता है यूजर क्रेडेंशियल से। एपीआई से इंटरैक्ट करने का मतलब क्या है, देखिए ये यूजर ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल को डेटाबेस में क्या है, डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर किया है, कुछ पता ही नहीं है, उसको पता नहीं रहेगा। वो जब ज्यादा उसके पीछे नहीं पड़ेगा तब ही कपलिंग लो होने वाली है। अब यहाँ पे कैसा है, हाई कपलिंग के अंदर ये यूजर ऑथेंटिकेशन मॉडल डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस करता है, और डेटाबेस का इसको सब कुछ पता है, उसमें डेटा कैसे स्टोर्ड है, क्या क्या उसका इंटरनल स्कीम है, सब उसको पता है। तो फिर वो मॉड्यूल क्या है, डिपेंडेंट है किसके ऊपर, डेटाबेस के ऊपर। तो कपलिंग इसकी कैसी होगी, हाई कपलिंग हो गई। और हाई कपलिंग है तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर अब हम बात करते हैं कि व्हाई दीज कॉन्सेप्ट्स आर यूजफुल फॉर गुड सिस्टम डिजाइन। तो देखिए ये भी एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है
कि कोहेजन कपलिंग एक्सप्लेन करो एंड व्हाई दीज कॉन्सेप्ट्स आर यूजफुल फॉर गुड सिस्टम डिजाइन। तो सबसे पहला है कि मेंटेनेंस आपका काफी आसान हो जाता है, ठीक है। हाई कोहेजन की वजह से आप मेंटेन कर सकते हो इजीली, आप डायरेक्टली वो मॉड्यूल में जाते हो, जो चेंज करना है कर देते हो और वो मेंटेन करना, अपडेट करना आसानी से हो जाता है। फिर मॉड्यूलैरिटी भी अच्छी होती है अगर आपका हाई कोहेजन है और लो कपलिंग है। तो हाई कोहेजन क्या करता है, मॉड्यूल्स को फोकस्ड रखता है, मॉड्यूलैरिटी अच्छी है। फिर रीयूज कर सकते हो आप, क्योंकि सेम चीज आपको रीयूज करनी पड़ेगी, अगर सेम मॉड्यूल उठा कॉपी पेस्ट करो इजीली रीयूज कर पाओगे। कब, जब हाई कोहेजन है तो, ठीक है। फंक्शनली इंडिपेंडेंट अगर मॉड्यूल है, हाई कोहेजन है उसमें, तो रीयूजेबिलिटी होगी। फिर स्केलेबिलिटी, कुछ भी आपको इंप्रूव करना है, स्केल करना है, तो सिस्टम आपका इजीली ग्रो कर सकता है, उसमें आप फंक्शनैलिटीज ऐड कर सकते हो विदाउट चेंजिंग द अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम और द अदर मॉड्यूल्स। फिर टेस्टिंग और डीबगिंग भी बहुत आसानी से की जा सकती है, क्योंकि बस एक मॉड्यूल की बात चल रही है, उतना का उतने में आप आसानी से सब कुछ चेंज कर दोगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोहेजन और कपलिंग में का डिफरेंस। तो देखिए कोहेजन में क्या है, डेफिनेशन क्या है, देखिए हाउ रिलेटेड टास्क्स विद इन अ मॉड्यूल आर। तो मॉड्यूल के अंदर आपके टास्क कितने रिलेटेड है वो कोहेजन होता है, और डिपेंडेंसी कितनी है वो कपलिंग होता है, ठीक है। अंदर के लोग कितने रिलेटेड है और दूसरा मॉड्यूल पे क्या डिपेंडेंसी है, ये दोनों का डेफिनेशन। फिर गोल क्या होता है यहाँ पे, हाई कोहेजन अगर आप यूज कर रहे हो तो मॉड्यूल्स आपके फोकस करते हैं एक सिंगल टास्क के ऊपर। लो कपलिंग का मतलब होता है कि मॉड्यूल्स दूसरे मॉड्यूल के ऊपर लेस डिपेंडेंट है। फिर उसके बाद गोल क्या है, लो कपलिंग रखना। फिर इफेक्ट ऑन डिजाइन क्या है, हाई कोहेजन से क्या होता है, इजियर मेंटेनेंस होता है और मॉड्यूल्स आपके काफी अंडरस्टैंडेबल होते हैं। यहाँ पे लो कपलिंग से फ्लेक्सिबल और मेंटेनेबल सिस्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। लो कपलिंग मतलब एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट नहीं है, रिलाई नहीं करता वो उसके ऊपर। डिजायरेबल स्टेट क्या है, हाई कोहेजन। हमको क्या चाहिए, हाई कोहेजन चाहिए, ताकि फोकस टास्क होंगे अंदर का अंदर मॉड्यूल में, ये दूसरों के पीछे नहीं पड़ेगा और फिर अच्छे से काम हो जाएगा आपका। लो कपलिंग में वही है कि कपलिंग कम रहेगी, दूसरों से कुछ रिलेशन नहीं होगा और मिनिमल इंटर मॉड्यूल डिपेंडेंसी होगी, ओके। फिर एग्जाम्पल की बात करें तो एक पेमेंट मॉड्यूल जो हैंडल करता है सिर्फ पेमेंट के टास्क और कुछ नहीं करता, तो वो सिर्फ अपने अपने काम पे फोकस करता है। और यूजर मॉड्यूल जो इंटरैक्ट करता है एक डेटाबेस मॉड्यूल से। तो देखिए यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, खुद का ही वो काम कर रहा है, ओके। और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया है कि वो एक डेटाबेस मॉड्यूल से इंटरैक्ट कर रहा है, बट वो डेटाबेस मॉड्यूल से कैसे इंटरैक्ट कर रहा होगा, एपीआई से। अगर एपीआई के से आप इंटरैक्ट कर रहे हो तो कपलिंग आपकी होती है, ठीक है। इस तरीके से काम होता है आपका, डिफरेंस एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब आते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन कॉन्सेप्ट पे। तो अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन कॉन्सेप्ट में सारे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाले कॉन्सेप्ट्स देखने वाले, फिर से वही इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह वगैरह जो भी थे सारे। एक डिजाइन मेथोडोलॉजी है जो ऑब्जेक्ट्स का यूज करती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस और वही रिलेशनशिप्स जो भी हमने देखे थे। गोल क्या है हमारा, रियल वर्ल्ड एंटिटीज को मॉडल करना इसके अंदर और उनके इंटरैक्शंस को, ताकि हमारा जो कोड है वो मॉड्यूलर रहे, रियूजेबल रहे और मेंटेनेबल रहे। अब की कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है एक क्लास का इंस्टेंस। फिर उसके बाद क्लास क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए। फिर अगला क्या है, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में आप क्या करते हो, डेटा, मेथड्स जो भी आपके हैं ऑब्जेक्ट के, उनको आप बाइंड करके रखते हो और फिर अननेसेसरी डिटेल्स जो है उनको हाइड कर देते हो इनकैप्सुलेशन में। फिर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज एक क्लास दूसरे क्लास की इनहेरिट करती है, अगर आप वैसा क्लास बना रहे हो तो फिर से आपको सारे प्रॉपर्टीज बताना नहीं पड़ता, वो खुद से इनहेरिट करती है, नए प्रॉपर्टीज आप खुद डाल सकते हो उसमें। फिर उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो है सेम मेथड में रिएक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन तो हमने अभी कितना सारा देखा, उसमें आप अननेसेसरी डिटेल्स को हाइड करते हो और सिर्फ इसेंशियल लगने वाले फीचर्स शो करते हो। बेनिफिट्स तो वही है, मॉड्यूलैरिटी मतलब मॉड्यूल्स में आप बनाते हो चीजें। रियूजेबिलिटी, कोड आप फिर रीयूज कर सकते हो। मेंटेनेबिलिटी, आपको अपडेट्स करना है, बग्स फिक्स करना है, आप कर सकते हो। फिर स्केलेबिलिटी में कुछ भी नए फीचर्स आपको ऐड करने हैं तो मिनिमल चेंजेस के साथ आप इजीली फीचर्स को ऐड कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर एक है क्लास बुक, और ये बुक के कौन से मेथड एट्रीब्यूट्स है, टाइटल, ऑथर, आईएसबीएन। और मेथड्स क्या है, फंक्शंस, बोरो और रिटर्न।
अब मैं एक क्लास बना रहा हूँ ई बुक, ये मेरा नॉर्मल बुक के लिए था। अब मैं क्लास बना रहा हूँ ई बुक, तो ये क्या करेगा, इनहेरिट करेगा बुक से सारे प्रॉपर्टीज, ये आईएसबीएन, ऑथर, टाइटल, बोरो, रिटर्न, ये सब कुछ वो इनहेरिट करेगा। बट अब ये ई बुक है तो मैं खुद मेरे भी कुछ मेथड्स ऐड कर सकता हूँ। जैसा अब ई बुक है तो उसमें ट्रांसलेशन ऑटोमेटिक कर सकता हूँ मैं, और उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें, जैसा कलर चेंज करना है आपको, जो करना है, डायरेक्टली कोई पेज नंबर पे जाना है, ये सारे मेथड्स आप उसमें ऐड कर सकते हो। ऑलरेडी जो है वो ले सकते हो नीचे इनहेरिटेंस का यूज करके। नेक्स्ट क्या है, डिजाइन क्लासेस। तो देखिए ये डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ सिस्टम कंपोनेंट्स जो हमने यूज किए सॉफ्टवेयर डिजाइन फेज के अंदर। ओके, सॉफ्टवेयर डिजाइन फेज में जो भी आपने सिस्टम कंपोनेंट्स का यूज किया था वो आपके डिजाइन क्लासेस होते हैं। ये क्लासेस रिफाइंड वर्जन्स होते हैं किसके, एनालिसिस क्लास के। और एनालिसिस क्या है, वो तो उसमें डिजाइन नहीं होता, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के टाइम आप ये क्लासेस बनाते हो। ये बनाए जाते हैं कि हर पार्ट सॉफ्टवेयर का इंटरनली कैसे काम करेगा वो समझने के लिए। टाइप्स ऑफ डिजाइन क्लासेस क्या क्या होते हैं देखिए, तो सबसे पहला जो है वो है यूजर इंटरफेस क्लास। ये क्या करता है, यूजर और सिस्टम में का जो इंटरक्शन है वो हैंडल करता है। यूजर इंटरफेस क्लास, क्या इंटरक्शन होगा उनके अंदर, स्क्रीन पे देख रहा हूं मैं तो मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, फिर कोई बटन्स है वो मैं प्रेस कर रहा हूँ तो मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ कुछ बटन्स, फिर ये मुझसे कुछ फॉर्म वगैरह भरवा ले रहा है तो वो इंटरेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो यूजर इंटरफेस क्लास में कुछ इस तरीके की चीजें होती है। फिर है बिजनेस डोमेन क्लास, बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ठीक है, जैसा कस्टमर, मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो भी क्लासेस होंगे, कस्टमर, ऑर्डर, अकाउंट, ये सारी चीजें आ जाती है बिजनेस डोमेन क्लास के अंदर। फिर प्रोसेस क्लास क्या है, बिजनेस का और इंटरफेस, यूजर इंटरफेस का, ये दोनों के बीच में का एक जो रिलेशन है या फिर कंट्रोलर है जो ये दोनों को कंट्रोल करता है, वो होता है आपका प्रोसेस क्लास। और ये क्या करता है, सिस्टम का भी ओवरऑल बिहेवियर पे ध्यान देता है। फिर उसके बाद परसिस्टेंट क्लास, ये जनरली यूज किया जाता है डेटाबेस जो जो क्लासेस में प्रेजेंट है। तो जो क्लासेस डेटाबेस को स्टोर कर रहे हैं, डेटा वगैरह रख रहे हैं, तो फिर आप वो उन्हें परसिस्टेंट क्लास बोलोगे। फिर लास्ट में सिस्टम क्लास है जो ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर वगैरह ऐसी चीजों से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता रहे हैं या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स वगैरह, तो ऐसी चीजें सिस्टम क्लास में जाती है। तो इस तरीके से जो है टाइप्स ऑफ डिजाइन क्लासेस हमने देख ली। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजाइन क्लासेस देखो, सबसे पहला क्या है, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स जो है क्लियरली डिफाइंड होते हैं आपके। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को ये फॉलो करते हैं, जैसे इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस। फिर उसके बाद ये क्यों डिजाइन किया गया है, रीयूजेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी के लिए। फिर इंक्लूड डिटेल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ओके, कौन से डिटेल्स इंक्लूड करोगे, जैसे डेटा का टाइप, मेथड पैरामीटर और इंटरनल लॉजिक। तो ऐसी कुछ चीजें आपको डिजाइन क्लासेस में देखने मिलेगी। तो चलिए अभी बात करते हैं हम डिजाइन मॉडल के बारे में। तो डिजाइन मॉडल क्या है, ये एक ब्लूप्रिंट है जो गैप भरता है किसका, रिक्वायरमेंट्स और इम्प्लीमेंटेशन के बीच का। तो रिक्वायरमेंट और इम्प्लीमेंटेशन के बीच का जो ब्रिज है, आप ऐसा बोल सकते हो, वो है आपका डिजाइन मॉडल। डिजाइन मॉडल कब बनाया जाता है, डिजाइन फेज में आप एक डिजाइन मॉडल बनाते हो और ये बताता है कि आपके सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होगा और उसके कंपोनेंट्स कैसे इंटरेक्ट करेंगे। तो अगला जो है वो है हमारा डिमेंशंस ऑफ द डिजाइन मॉडल। तो इस तरीके से आप ये डिमेंशंस बता सकते हो। तो ये सारी जो चीजें हैं ना इसके अंदर की, वही है जो आपने पहले देखी थी, वो फ्लो ओरिएंटेड, बिहेवियरल ओरिएंटेड, क्लास ओरिएंटेड जो भी थे, वही चेंज होके ये बनते हैं ना, आर्किटेक्चरल, इंटरफेस, कंपोनेंट लेवल वगैरह। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, आपका जो एनालिसिस मॉडल है वो कन्वर्ट हो रहा है डिजाइन मॉडल के अंदर। तो वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है देखिए, पहले जो ये एलिमेंट्स थे ये कन्वर्ट हो रहे हैं यहाँ पे, और वो आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स बन रहे हैं, जैसे डीएफडी, सीएफडी वगैरह, डिजाइन क्लास रियलाइजेशन, सबसिस्टम्स, कोलैबोरेशन डायग्राम्स। फिर ये सारी चीजें मिलके टेक्निकल इंटरफेस डिजाइन, नेविगेशन डिजाइन, जीयूआई डिजाइन ऐसे बन जा रही है। तो ये रिफाइन होके ये ऐसे बन रहे हैं। तो ये जो है ऊपर आप जो देख सकते हो वो एनालिसिस मॉडल है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाला, रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे बनाया हुआ, और फिर आप उसको डिजाइन में कन्वर्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे दो डिमेंशंस होते हैं, एक होता है प्रोसेस डायमेंशन और दूसरा जो है वो होता है अब्स्ट्रैक्ट डायमेंशन। तो अब अब्स्ट्रैक्शन डायमेंशन, तो प्रोसेस डायमेंशन क्या बताता है, वो बताता है कि जो आपका डिजाइन मॉडल है वो किस तरीके से जो है चेंज हो रहा है। मतलब ये आर्किटेक्चर एलिमेंट्स, इंटरफेस एलिमेंट्स, कंपोनेंट वगैरह। और अब्स्ट्रैक्शन डायमेंशन क्या बताता है, वो बताता है किस तरीके से आपका एनालिसिस मॉडल जो है डिजाइन मॉडल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आप डायग्राम एक बार देख लो, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो या लिख सकते हो।
तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे प्रोसेस डिमेंशन। ये क्या बताता है, आपका डिजाइन मॉडल कैसा इवॉल्व हो रहा है, अलग अलग टास्क जैसे एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, उसमें आप क्या देखते हो, प्रोसेस डायमेंशन। और दूसरा था अब्स्ट्रैक्ट डिमेंशन, जिसके अंदर क्या बताया जाता है कि आपका जो एनालिसिस मॉडल है वो ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म हो रहा है उसके डिजाइन मॉडल के अंदर। तो ये दो डिमेंशंस थे उसमें, अब्स्ट्रैक्ट और प्रोसेस। फिर उसके बाद है डेटा डिजाइन एलिमेंट्स। तो देखिए जो भी एलिमेंट्स डेटा से रिलेटेड है, जैसा ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर और डेटा का एक्सेस जो सॉफ्टवेयर सिस्टम को लगेगा, वो सारे डेटा डिजाइन एलिमेंट्स है। ये इंश्योर क्या करते हैं कि डेटा आपका अच्छे से स्टोर किया जा रहा है, डिफाइन किया जा रहा है, और आप चेंज कर रहे हो जैसा आपको उसकी जरूरत पड़ती है। फिर की एलिमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहला है डेटा ऑब्जेक्ट्स। तो अभी डेटा ऑब्जेक्ट्स में क्या आता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर उसका रोल नंबर, उसका नाम, ये सारा डेटा हो गया आपका। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करता है वो डेटा के फॉर्म में वो होते हैं आपके डेटा ऑब्जेक्ट्स। फिर है डेटाबेस और फाइल्स। तो देखिए डेटा आपका अगर परमानेंटली स्टोर किया जा रहा है तो कोई ना कोई डेटाबेस स्ट्रक्चर्स के अंदर स्टोर किया जाएगा। तो या तो वो रिलेशनल होता है, रिलेशनल और नो एसक्यूएल। ठीक है, फिर उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो आपको जहां पे उसे यूज करना है, तो यूज कहाँ करना है वो हिसाब से आप डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हो, जैसा अरे, वेक्टर, फिर लिंक लिस्ट, ट्रीज, हैश टेबल, जो भी यूज करना है डिपेंडिंग ऑन द थिंग दैट यू आर डूइंग, जो भी आप कर रहे हो वो आप आसानी से यूज कर सकते हो। फिर डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी में क्या होता है, डेटा सारा डिफाइंड होता है, किस तरीके से डेटा, एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी होती है जिसके अंदर आपके जितने भी डेटा एलिमेंट्स है सबका डेफिनेशन किया हुआ होता है। तो इससे क्या होता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। फिर डेटा फ्लो की अगर बात करें तो डेटा आपका कैसा फ्लो होता है वो भी की एलिमेंट्स में होता है। जैसा डीएफडी हमने देखा था, डेटा फ्लो डायग्राम्स, जिसके अंदर डेटा कैसा फ्लो हो रहा था हम देखते थे। कुछ डेटा स्टोरेज को फ्लो होता है, वो रिजर्वेशन टिकट वाला हमने एक एग्जांपल देखा था, उसमें ट्रेन का टिकट आप बुक कर रहे हो तो उसका डेटा स्टोरेज पे स्टोर हो रहा है। फिर एक टिकट आ रहा है, मतलब यूजर के पास भी डेटा स्टोर हो रहा है, तो इधर से उधर जा रहा है, तो वो डीएफडी में हमने डेटा फ्लो के थ्रू बताया था। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो आते हैं हम आर्किटेक्चरल डिजाइन एलिमेंट्स पे। अभी हमने डेटा डिजाइन देख लिया, तो ये देखिए ये हाई लेवल स्ट्रक्चर होता है। पहली बात तो आर्किटेक्चरल डिजाइन एक हाई लेवल स्ट्रक्चर बनाता है, ये आइडेंटिफाई करता है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को और वो कैसे इंटरैक्ट करते हैं ताकि आपके रिक्वायरमेंट्स जो है फुलफिल हो जाए। की एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए सबसे पहले है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। अब ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, मेजर मॉड्यूल्स जो आपके आर्किटेक्चर सिस्टम में आने वाले हैं, जैसा लॉगिन मॉड्यूल हो गया, यूजर ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल हो गया, पेमेंट मॉड्यूल हो गया, पेमेंट करने के लिए आपको चाहिए। तो ये कुछ चीजें होती है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। फिर उसके बाद रिलेशनशिप्स, कंपोनेंट्स एक दूसरे से कैसा कनेक्टेड है, उनके बीच में डेटा कैसा फ्लो हो रहा है, मॉड्युलैरिटी में कुछ लो कोहेजन हाई कोहेजन क्या है, वो सारी चीजें आप रिलेशनशिप से पता चल करते हो। फिर आर्किटेक्चरल स्टाइल्स और पेरेंट्स वगैरह जो है वो भी होते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसा लेयर्ड आर्किटेक्चर या एमवीसी। तो लेयर्ड आर्किटेक्चर में क्या होता है, जो आर्किटेक्चर होता है आपका वो लेयर बाय लेयर बनाया जाता है, अलग अलग टाइप के लेयर्स होते हैं, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, लास्ट टॉपिक वही है। और दूसरा जो है ना एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो इसमें मॉडल जो है ये थोड़ा सा बिजनेस लॉजिक वगैरह रखता है उसमें, ऑर्डर, हिस्ट्री वगैरह वगैरह। और ये वी जो है ये व्यू के लिए स्टैंड करता है जो यूजर को दिखेगा। और फिर कंट्रोलर जो है ना ये दोनों के बीच में क्या चीजों को कंट्रोल करता है। तो एमवीसी भी एक आर्किटेक्चरल पैटर्न या स्टाइल हो गई। फिर प्रॉपर्टीज की मैं अगर बात करूं तो देखिए सिस्टम बिहेवियर जो है ये बताते हैं। अब सिस्टम बिहेवियर क्या क्या हो सकता है, स्पीड हो सकती है, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस हो सकता है। तो ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज में आ गई। फिर उसके बाद फ्रेमवर्क्स और बाउंड्रीज, आप रूल्स बनाते हो और बाउंड्रीज बनाते हो डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन के लिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं विच इज पर्पस ऑफ आर्किटेक्चरल डिजाइन। तो एक आपको क्लियर स्ट्रक्चर बनाना है डेवलपमेंट के लिए, फिर उसके बाद रीयूजेबिलिटी प्रमोट करना है, स्केलेबिलिटी प्रमोट करना है, फिर आप इंश्योर करते हो कि मेंटेनेबिलिटी जो है वो बेटर है और बेटर सिस्टम परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है। फिर प्लानिंग में इससे आपको हेल्प होती है, रिस्क मैनेजमेंट में पहले ही आप रिस्क रिजॉल्व कर लेते हो पता करके, और कम्युनिकेशन अमंग स्टेक होल्डर्स भी जो है आपका हेल्प होता है अगर आप आर्किटेक्चरल डिजाइन का यूज करोगे तो। इंटरफेस डिजाइन एलिमेंट्स की अब हम बात करते हैं। तो इंटरफेस क्या करते हैं, इंटरैक्शन के लिए, या तो आपका सिस्टम
कोई यूजर से इंटरेक्ट करेगा या तो कोई भी एक्सटर्नल एंटिटी से, जैसा कोई एपीआई वगैरह से। ठीक है, तो वही यहाँ पे हम वन बाय वन देखने वाले। इंटरफेस डिजाइन एलिमेंट, सबसे पहला जो है वो है यूजर इंटरफेस, मतलब सीधा सीधा आप यूजर से बातचीत करके यूजर के का डेटा ले रहे हो, जैसा स्क्रीन से डेटा लोगे, कुछ इनपुट लोगे, कुछ उससे फॉर्म भरवा लोगे, कुछ बटन प्रेस करवा रहे हो, ये सारा क्या होगा, यूजर इंटरफेस, आप यूजर से ले रहे हो। फिर उसके बाद है एक्सटर्नल इंटरफेसेस, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया एपीआई वाला, तो एपीआई से कर रहे हो या फिर सर्वर वगैरह से, एपीआई सर्वर इन लोग से आप अगर एक्सेस ले रहे हो तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल इंटरफेस। फिर इंटरनल इंटरफेस क्या हो गया, वो हो जाता है कंपोनेंट्स ही कंपोनेंट्स से, मतलब अंदर के अंदर ही मॉड्यूल्स जो है आपके सॉफ्टवेयर के, वो एक दूसरे से अगर इंटरेक्ट करते हैं तो वो हो जाएगा इंटरनल इंटरफेस। फिर कमांड और रिस्पॉन्स का स्ट्रक्चर, तो देखिए कमांड्स आप कैसे देते हो और फिर उनका फीडबैक कैसे लिया जाता है, वो भी जो है इंटरफेस डिजाइन एलिमेंट्स में ही देखोगे, क्योंकि आप कमांड दे रहे हो। ये इंटरफेस में वही है कि इन दो चीजों का आपको देखना है, या तो मैं यूजर और सिस्टम, या फिर सिस्टम खुद ही अंदर अंदर। फिर उसके बाद डेटा फॉर्मेट और प्रोटोकॉल्स भी जो है इंटरफेस डिजाइन के एलिमेंट्स है, जैसा XML फाइल हो सकती है आपकी, फिर HTTP फाइल हो सकती है, इस तरीके से। फिर एरर हैंडलिंग और फीडबैक भी जो है आप देखते हो, एरर कैसे हैंडल करोगे आप, कुछ एरर हो गई तो या तो आप यूजर को मैसेज बताओगे कि आप ऐसे ऐसे रिजॉल्व कर सकते हो, या फिर इफ इट्स एन इशू दैट वी कैन रिजॉल्व एज अ डेवलपर, तो आप वो भी आप वहां पे कर सकते हो। फिर उसके बाद कंपोनेंट लेवल डिजाइन एलिमेंट्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, कंपोनेंट लेवल डिजाइन मतलब मॉड्यूल का डिजाइन, सिंपल वर्ड्स में बोलूंगा तो कंपोनेंट हमारे बहुत सारे होते हैं, लॉगिन का कंपोनेंट, पेमेंट का कंपोनेंट, पेमेंट मॉड्यूल वगैरह। ठीक है, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है और बिहेवियर आपके सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स का। इसमें क्या होता है, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस होते हैं और ये लोकल डेटा को एक्सपोज कर देता है। ओके, तो कंपोनेंट लेवल डिजाइन के बारे में अगर हम और देखें तो ये देखो की पॉइंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहला, कंपोनेंट खुद है, तो एक रियूजेबल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल अगर है तो उसको आप बोलते हो कंपोनेंट, कुछ ना कुछ टास्क करेगा ये, तो ये कंपोनेंट है, कुछ ना कुछ टास्क करने वाला है, यूजेबल भी है। फिर उसके बाद इंटरफेस, इंटरफेस मतलब वो किससे कनेक्टेड है उसको आप इंटरफेस बोलते हो, जैसे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हो, सर्कल हम जनरली इंटरफेस के लिए यूज करते हैं, और ये फॉर्म से कनेक्टेड है और ये इससे ऑर्डर से, तो ये डिपेंडेंसी रिलेशन इस तरीके से दिखाओ। तो डिपेंडेंसीज जो भी है वो आप जो है ये ऐसा दिखा सकते हो कि कैसा वो इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। फिर उसके बाद बिहेवियर की अगर हम बात करें तो इसमें लॉजिक, एक्शंस वगैरह जो भी है वो आपको दिखाई जाते हैं, कैसा दिखाई जाते हैं, फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम का यूज करके। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए ये जो कंपोनेंट ऑर्डर है ये क्या करता है, फॉर्म जो है यूज करता है कंपोनेंट फॉर्म को डेटा जो है वहां से लेने के लिए। ओके, एक दूसरे पे ये डिपेंडेंट होते हैं, तो ऑर्डर और फॉर्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब अगर हम बात करें गाइडलाइंस ऑफ कंपोनेंट लेवल डिजाइन की, तो देखिए सबसे पहला है मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी का मतलब क्या है, सिस्टम को ब्रेक करो मैनेजेबल मॉड्यूल्स के अंदर, क्योंकि फिर मॉड्यूल बन जाएगा तो आप उसमें जो चेंजेस करना है कर सकते हो। फिर उसके बाद है कोहिजन। कोहिजन के बारे में मैंने आपको बता दिया, कोहिजन मतलब एक मॉड्यूल अपने ही बारे में कितना काम करता है, एक स्पेसिफिक टास्क पे वो कितना फोकस्ड है, वो होता है आपका कोहिजन। और लो कपलिंग की अगर हम बात करें तो कपलिंग से मैंने बोला था, कपल याद रखो, कपल मतलब एक दूसरे से कितना जो है डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, वो आप कपलिंग के थ्रू पता करते हो। अगर बहुत कम डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर तो लो कपलिंग आप बोलोगे। फिर डेटा इनकैप्सुलेशन, डेटा को आप जो है बाइंड कर देते हो और अननेसेसरी डिटेल्स जो है हाइड करना। तो ये सारे आपके गाइडलाइंस है, मतलब आपको कंपोनेंट लेवल डिजाइन में ये करना पड़ता है सब कुछ। फिर रीयूजेबिलिटी, आप रीयूज कर सकते हो आपके कोड को। फिर इंटरफेस आपके क्लियर होने चाहिए, क्लियर और अंडरस्टैंडेबल, कि कोई भी देख रहा है तो उसको देखते के साथ बहुत सिंपली सब कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए, कैसा इंटरेक्ट करेगा दूसरों के साथ वो क्लियर हो। फिर एफिशिएंसी, रिसोर्स एफिशिएंट जो है हमारा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, अननेसेसरी रिसोर्सेस हमारे वेस्ट नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद अगर बात करें एरर हैंडलिंग की, तो एरर्स कैसा हैंडल करते हो आप, या तो कुछ आप टेक्स्ट मैसेज या मैसेज बताओगे, या कुछ एनिमेशन या फिर यूजर को ही बता दो कि कैसा रिजॉल्व करना है, अगर किया जा सकता है। अगला जो पॉइंट है वो है स्केलेबिलिटी। हमारे जो कंपोनेंट्स है वो स्केलेबल होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो डिजाइन है वो ऐसा होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर में आपको अगर कुछ इंक्रीज करना है, कुछ स्केल करना है, सॉफ्टवेयर को बड़ा बनाना है, आप कर सको। फिर उसके बाद टेस्टेबिलिटी, अगर आपको कंपोनेंट्स को टेस्ट करना है तो आप उन्हें आइसोलेशन में टेस्ट करो, ऐसे वो होने चाहिए। अकेले में अगर आप टेस्ट कर रहे हो
तो कर सकते हो, क्योंकि अगर आप कुछ भी चेंजेस करते हो टेस्टिंग में तो दूसरों पर भी चेंज आएगा। बट अगर वो मॉड्यूल जो है वो अलग से अगर आप कर रहे हो उसको आइसोलेशन में और वो दूसरों पे चेंज नहीं लाता, तो फिर आप अच्छे से उसको टेस्टिंग कर सकते हो उसके ऊपर। अब बात करते हैं कंपोनेंट लेवल डिजाइन फॉर वेब एप्स। अभी वेबसाइट अगर आप बना रहे हो तब आपको क्या क्या कंपोनेंट्स कैसे होने चाहिए आपके, वो हम देखेंगे। तो देखिए, वेब एप्लीकेशंस का जब आप कंपोनेंट लेवल डिजाइन कर रहे हो तो आप स्ट्रक्चर, बिहेवियर, इंटरैक्शन करते हो इंडिविजुअल मॉड्यूल्स का एप्लीकेशन के अंदर। तो क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहला है यूआई कंपोनेंट्स। तो वेबसाइट के अंदर आपके यूआई कंपोनेंट्स इसमें की एलिमेंट्स होते हैं जो रीयूजेबल यूआई एलिमेंट्स का यूज करते हैं। वो कौन से होते हैं, बटन्स वगैरह, नेविगेशन बार, ये सारे यूआई कंपोनेंट्स होते हैं। फिर अगला जो है वो है बैकएंड कंपोनेंट्स, सर्विसेज और एपीआईज जो बैकएंड होते हैं यहाँ पे, जो बैकएंड का लॉजिक आपका सब कुछ डिफाइन करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे ग्राफ क्यूएल लिख सकते हो। फिर उसके बाद होते हैं सारे डेटा मॉडल्स जो स्पेसिफाई करते हैं आपके डेटा का स्ट्रक्चर। तो डेटा मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, जिसके अंदर जो डेटा रखते हैं, जैसा यूजर का डेटा स्टोर्ड रहेगा आपके पास। फिर उसके बाद प्रोडक्ट मॉडल्स, ये सारे चीजों को आप डेटा मॉडल्स का एग्जांपल दे सकते हो। फिर उसके बाद है राउटिंग कंपोनेंट्स। ये वो कंपोनेंट्स होते हैं जो यूआरएल मैपिंग्स के लिए यूज किए जाते हैं। जो भी यूआरएल्स होते हैं वेबसाइट के अंदर, तो वो राउटिंग कंपोनेंट्स में आएंगे। फिर उसके बाद है स्टेट मैनेजमेंट, जो एप्लीकेशन का आपका स्टेट है वो मैनेज करने के लिए होते हैं। तो एप्लीकेशन का स्टेट है, तो आप इसके एग्जांपल में दे सकते हो रिडक्स और वर्क्स। ओके, एंड द नेक्स्ट इज ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। आपको ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन देना है यूजर को, और यूजर को एक्सेस कंट्रोल देना है। अगर यूजर के क्रेडेंशियल सही है तो आप यूजर को ऑथेंटिकेट और ऑथराइज करने देते हो। फिर उसके बाद है एरर हैंडलिंग। कुछ भी अगर एरर होती है तो या तो आप कुछ यूजर को फीडबैक दोगे कि क्यों एरर हो रही है, आप कुछ मैसेज दोगे, या फिर 404 पेजेस जो है जनरली यूज किए जाते हैं एरर के लिए वेब एप्स के अंदर। फिर उसके बाद कंपोनेंट के इंटरफेसेस, कंपोनेंट्स एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इनपुट आउटपुट इवेंट्स आपके कैसे होते हैं, वो कंपोनेंट इंटरफेसेस में आप बताऊंगा। फिर नेक्स्ट क्या है, इसका पर्पस क्या है। तो पर्पस देखिए वही है मॉड्यूलैरिटी, आप मॉड्यूल्स में सब कुछ बनाते हो सही से, कंपोनेंट्स को रीयूजेबल रखते हो। फिर उसके बाद मेंटेनेबिलिटी, आप आपके वेबसाइट को आगे आगे जाके चेंज कर सकते हो, और फिर वो वेबसाइट्स को आप स्केलेबल रखते हो ताकि सिस्टम ग्रोथ जो है अच्छे से आगे होती रहे। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द एग्जाम्पल। मान लो एक हम ई कॉमर्स वेब ऐप बना रहे हैं, तो हमको ये फॉलोइंग कंपोनेंट्स होने चाहिए। सबसे पहला यूआई कंपोनेंट्स, इसके अंदर क्या क्या रखेंगे हम, प्रोडक्ट लिस्टिंग्स रखेंगे, शॉपिंग कार्ट, यूजर की प्रोफाइल, ये सारे यूआई कंपोनेंट्स हो गए। फिर बैकएंड कंपोनेंट्स, बैकएंड कंपोनेंट्स में क्या क्या आ सकता है, पेमेंट मॉड्यूल जिसका सब काम हो रहा है। फिर उसके बाद ऑर्डर की सर्विस, जैसे ही आप ऑर्डर देते हो तो फिर क्या क्या होना चाहिए बैकएंड के लिए आप कंपोनेंट्स दोगे। फिर उसके बाद डेटा मॉडल्स, डेटा मॉडल्स में क्या आएगा, प्रोडक्ट, यूजर, ऑर्डर, ये सब डेटा के अंदर स्टोर होगा, डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा, तो ये सब डेटा मॉडल्स। फिर उसके बाद राउटिंग, बैक आपको आना है कहीं से, होम पेज पे अगर आना है, फिर उसके बाद चेकआउट पेज पे जाना है, तो इसके लिए आप जो है राउटिंग का यूज करोगे, होम, आईडी, चेकआउट, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एग्जांपल दे सकते हो आप वेब ऐप का, अगर आप वेब ऐप यूज करते हो। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कंटेंट डिजाइन एट द कंपोनेंट लेवल। कंटेंट डिजाइन मतलब चीजें जो भी आप लिखने वाले हो, कंटेंट आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कंपोनेंट लेवल पे वो कैसा होगा। तो देखो स्ट्रक्चर, फ्लो और कंटेंट आप कैसे दिखाओगे एक कंपोनेंट में। तो ये इंश्योर करता है कि हर कंपोनेंट मीनिंगफुल और कोहेरेंट कंटेंट दिखाए और कंसिस्टेंसी हो आपके कंटेंट के अंदर, जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हो। तो सबसे पहले है स्ट्रक्चर और लेआउट। स्ट्रक्चर और लेआउट का मतलब है अरेंजमेंट आपके कंटेंट की, सब सही से आपको लिखना चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस दिखना चाहिए कुछ भी कंटेंट आप लिखते हो तो। फिर उसके बाद है कंटेंट की हायरार्की, एकदम सही से लिखो, मतलब जो डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको प्रॉपर हेडिंग्स में लिखा जाना चाहिए। फिर उसके बाद सब हेडिंग, फिर जो भी है आप सही से लिखो उसको। फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन करो सब तरफ, जैसा स्टाइल, टोन, ऐसा नहीं कि एक जगह कलर अलग ही यूज कर रहे हो, अलग ही यूज कर रहे हो, ऐसा मत करो। एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए कलर्स वगैरह के मामले में। फिर उसके बाद है क्लैरिटी, क्लैरिटी होनी चाहिए। कुछ भी आप यूजर को बोल रहे हो
कंटेंट कुछ भी लिख रहे हो सब कुछ आपको क्लियर लिखना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड, समझ में आएगा ऐसा लिखना चाहिए। देन द नेक्स्ट इज यूजर इंटरेक्शन। इसमें बोला गया है कि आप इंटुइटिव इंटरैक्टिव एलिमेंट्स यूज करो, जैसा बटन, इनपुट फील्ड्स, मतलब इजीली यूजर को समझ में आना चाहिए इनपुट कहाँ देना है, ये बटन किसके लिए यूज किया जा रहा है। तो यूजर से आप इंटरेक्शन कर रहे हो यूजर इंटरफेस में, तो एकदम सिंपल चीजें रखो जैसा यूजर इनपुट और बटन्स वगैरह। फिर नेक्स्ट जो है वो है कंटेंट की रीयूजेबिलिटी। कंटेंट को कई बार ना रिपीट यूज करो, जो ऑलरेडी आपने एलिमेंट्स यूज किए थे वो फिर से यूज करो, तो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है कलर्स वगैरह की, और सब कुछ सेम दिखता है। फिर डेटा प्रेजेंटेशन जो है सही से करते जाओ, मतलब टेबल्स, लिस्ट वगैरह का यूज करके आप अच्छे से जो है डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखो, अगर एक यूजर प्रोफाइल कंपोनेंट हमने बना दी तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, यूजर नेम दिखेगा यूजर को, फिर उसके बाद उसके जो भी डिटेल्स है उसमें प्रोफाइल पिक्चर, कॉन्टैक्ट इन्फो, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब कंटेंट हायरार्की कैसा है, मतलब डेटा जो है यूजर का वो कैसे दिखेगा उसको। आप नेम जो है टॉप पे लिखो उसका बड़े में, बड़े साइज में नेम दिखाई दे रहा है, फिर बाकी के जो भी डिटेल्स है वो नीचे छोटे फॉन्ट में है, एड्रेस वगैरह। तो ऐसी कंटेंट की हायरार्की होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब आप जो भी डेटा लिख रहे हो वहां पे, जैसा सिंपल लेबल्स दो उनको, नेम, फोन नंबर, ईमेल, मतलब इजीली अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए वो। ऐसा नहीं कि कुछ आप कुछ अजीब तरीके के टर्म्स यूज कर रहे हो जो किसी को समझ में नहीं आएंगे। फिर यूजर का इंटरेक्शन, तो प्रॉपर बटन दो अपडेट करने के लिए प्रोफाइल, और सक्सेस एरर के जो भी चेंजेस होते हैं ना वो यूजर को बताओ, आप यहाँ पे एरर हुई, यहाँ पे सक्सेस हुआ, तो यूजर को समझ में आता है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। फिर है रीयूजेबिलिटी, चीजों को रीयूज करो, जैसे टेक्स्ट इनपुट, सेव बटन वगैरह जो पहले भी आपने यूज किया होगा सेम यहीं पे यूज करो, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फंक्शनल डिजाइन एट द कंपोनेंट लेवल। देखिए अभी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन एट द कंपोनेंट लेवल देखा, यहाँ पे अब फंक्शनल देखने वाले। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम ऑब्जेक्ट्स का यूज कर रहे थे, ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का, यहाँ पे आप फंक्शंस का डायरेक्टली यूज करते हो। तो ये क्या करते हैं, दे डिफाइन द बिहेवियर एंड फंक्शनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। ये फोकस किस पे करता है कि हर कंपोनेंट इंटरेक्ट करना चाहिए दूसरे से और डेटा प्रोसेस करना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द की एस्पेक्ट। सबसे पहले है कंपोनेंट का बिहेवियर। ये क्या करता है, कंपोनेंट का बिहेवियर कुछ ना कुछ एक्शंस और ऑपरेशंस डिफाइन करता है। जैसे आप एक फॉर्म अगर सबमिट कर रहे हो, तो फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो कुछ ना कुछ ऑपरेशंस वहां पे होने वाले हैं। फिर उसके बाद डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में क्या है, वो स्पेसिफाई करता है डेटा प्रोसेस कैसे हो रहा है, फिर शेयर कैसे हो रहा है जब आप फॉर्म फिल करते हो। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरफेस। तो इंटरफेस के अंदर क्या है, ये डिस्क्राइब करता है कि कंपोनेंट कैसे कम्युनिकेट करता है दूसरे कंपोनेंट्स के साथ। तो वही है ना इंटरफेस में। इंटरफेस में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है आइदर विद द यूजर और विद अदर कंपोनेंट्स। फिर उसके बाद है एरर हैंडलिंग। कुछ भी एरर होती है तो क्या फंक्शन होना चाहिए एरर को मैनेज करने के लिए, या तो कुछ एरर मैसेज आए या तो आप वो एरर को ही रिजॉल्व कर दोगे। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपोनेंट को स्पीड और एफिशिएंसी जो है अच्छे से होनी चाहिए उसकी। फिर सिक्योरिटी की भी नेक्स्ट पॉइंट है, तो इसमें ऑथेंटिकेशन और डेटा इंक्रिप्शन का आप यूज करोगे सिक्योरिटी में, ऑथेंटिकेशन एंड डेटा इंक्रिप्शन। ओके, सो ये कुछ की एस्पेक्ट्स है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फंक्शनल डिजाइन एट द कंपोनेंट लेवल। तो वही है जो हम अभी देख रहे हैं। तो एग्जांपल देखो इसका, लॉगिन कंपोनेंट के अंदर सबसे पहला बिहेवियर। बिहेवियर क्या होने वाला है, जैसे ही मैं मेरे क्रेडेंशियल्स डालूंगा, मैं मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड डालूंगा, सिस्टम क्या करेगा, उसे वैलिडेट करेगा, और वैलिडेट करने के बाद अगर सही है तो मुझे वो एक्सेस देगा, नहीं तो फिर कुछ एरर आ जाएगी। तो डेटा हैंडलिंग में वही है, डेटा कैसे हैंडल होगा, मेरा डेटा जो मैंने अभी दिया क्रेडेंशियल्स, मेरे लॉगिन आईडी और पासवर्ड, वो अभी हैंडल किए जाएंगे, वो प्रोसेस होंगे, बैकएंड के पास जाएंगे। और इंटरफेस की मैं बात करूं तो इंटरफेस क्या है, कंपोनेंट बैकएंड के साथ अभी इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है। कंपोनेंट बैकएंड के साथ इंटरैक्ट कर रहा है इंटरफेस के थ्रू, एपीआई के थ्रू करेगा वो, मतलब वही इंटरफेस हो गया ना, इंटरैक्शन विद द अदर कंपोनेंट। और फिर उसे पता चलेगा मैंने जो डेटा दिया हुआ है वो सही है या नहीं है, और अगर वो सही है तो लॉगिन हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर कुछ एरर आएगी, जो क्रेडेंशियल्स आपने दिए वो गलत है।
अब आते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन के डिफरेंस में। तो सबसे पहला देखिए फोकस। ये फोकस किस पे करता है? ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। रियल वर्ल्ड एंटिटीज आप इंट्रोड्यूस करते हो आपके कंपोनेंट्स में, तो वो हो जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर्स वगैरह आप दिखाते हो। ये सब कुछ फंक्शन और उनके प्रोसेसेस पे ही डिपेंड करता है जो सिस्टम को परफॉर्म करना है। मॉड्यूलराइजेशन की बात करें तो ये सिस्टम को ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड किया जाता है जो इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से। ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट विद ईच अदर। यहाँ पे सिस्टम को फंक्शंस में या फिर प्रोसीजर्स में जो है डिवाइड किया जाता है। देन डेटा एंड बिहेवियर की बात करें तो डेटा और बिहेवियर इनकैप्सुलेटेड होते हैं साथ में ऑब्जेक्ट्स के साथ। यहाँ पे डेटा बिहेवियर सेपरेट होता है, ठीक है। फंक्शंस ऑपरेट करते हैं डेटा पे, डेटा बिहेवियर आर इनकैप्सुलेटेड, वो साथ में ही होता है, डेटा और मेथड्स। यहाँ पे डेटा और बिहेवियर जो है दोनों अलग अलग है, ये चीज याद रखो। फिर उसके बाद डिजाइन स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस वगैरह आप यूज करते हो। यहाँ पे प्रोसीजर्स, फंक्शंस और फिर फंक्शन कॉल्स आप यूज करते हो। देन रियूजेबिलिटी की बात करें तो यहाँ रियूजेबिलिटी बहुत हाईली आप कर सकते हो क्योंकि इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस मतलब आप पूरा का पूरा क्लास ऊपर का नीचे यूज कर रहे हो। जब आप इनहेरिट करते हो वो क्लास को तो सारे डिटेल्स ऊपर के नीचे आते हैं, रियूज कर रहे हो आप मतलब। फिर उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन के थ्रू भी रियूजेबिलिटी पॉसिबल होती है, बट यहाँ पे रियूजेबिलिटी जो है बहुत लिमिटेड है और ऑफन आपको ज्यादा एफर्ट लगती है मॉडिफाई करने के लिए, बिकॉज रियूजेबिलिटी नहीं कर सकते आप यहाँ पे फंक्शंस होने की वजह से। फिर मेंटेनेबिलिटी की बात करें तो ये मेंटेन करना थोड़ा आसान होता है क्योंकि नए बिहेवियर्स आप सब क्लास बना के ऐड कर सकते हो। जैसा अभी जस्ट इनहेरिटेंस का एग्जांपल दिया, मैं एक इनहेरिटेड क्लास बना के उसमें डिटेल्स ऐड कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं कर सकते आप क्योंकि अगर आपने कुछ भी चेंज किया तो मल्टीपल फंक्शंस पे जो है आपका चेंज हो जाता है। फिर एग्जाम्पल की बात करें तो एक बैंक अकाउंट है जिसके अंदर मेथड से डिपॉजिट और विथड्रॉ के लिए, और यहाँ का एग्जाम्पल देखो, एक डिपॉजिट फंक्शन ही खुद है जो डेटा लेता है एज इनपुट और प्रोसेस करता है ट्रांजैक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे एक अकाउंट ऑब्जेक्ट है जिसमें मेथड डिपॉजिट और विथड्रॉ होता है, और यहाँ पे डिपॉजिट फंक्शन खुद है जो इनपुट लेके आपको ट्रांजैक्शन करके देता है। सो दीज वर सम डिफरेंसेस। अब आते हैं हम डिप्लॉयमेंट लेवल डिजाइन एलिमेंट्स। अब डिप्लॉयमेंट करने के लिए कौन से डिजाइन एलिमेंट्स होते हैं वो देखेंगे। अब देखिए, तो सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेवलप किया जाता है कैसे, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है हार्डवेयर और नेटवर्क इन्वायरमेंट्स में, ये आपको भी देखना है। डिसीजंस रिलेटेड टू सर्वर अलोकेशन, सर्वर अलोकेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन से और रिसोर्स मैनेजमेंट से, ये सारी चीजें हम देखेंगे इसमें। तो एग्जाम्पल की बात करूं तो देखो, वेब ब्राउजर्स जो है आपका मोबाइल फोन पे भी चलते हैं, फिर क्लाइंट पीसी पे भी चलते हैं, सर्वर मशीन पे भी चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, दे अडेप्ट टू द वेरियस डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट्स। ये खुद को अडेप्ट कर लेते हैं वेरियस डिप्लॉयमेंट के लिए। वेब ब्राउजर सर्वर मशीन पे भी, मोबाइल पे भी, पीसी पे भी चल रहा है, तो वो सब चीजें होती है। अब की एस्पेक्ट्स देखें तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डिप्लॉयमेंट आर्किटेक्चर। इसका मतलब क्या है, इसमें आप हार्डवेयर सेटअप जो है डिफाइन करते हो और कंपोनेंट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सारे मशीन्स पे वो आप बताते हो। जैसा पीसी पे, मोबाइल पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ये सब डिप्लॉयमेंट आर्किटेक्चर में पता चलता है। फिर है डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। इसके अंदर आप एक मॉडल रखते हो कि कैसा आप आपका डेटा डिप्लॉय करोगे। जैसा या तो आप उसको क्लाइंट सर्वर रखोगे, या फिर आप उसको क्लाउड बेस्ड रखोगे। फिर उसके बाद है रिसोर्स अलोकेशन। रिसोर्सेस कैसे अलोकेट किए जाएंगे ताकि आपकी मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड होगी, सीपीयू का कम यूज करोगे, रैम वगैरह का कम यूज करोगे और अच्छी एफिशिएंसी दोगे। फिर उसके बाद है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में क्या कहा जाता है, कैसे आपके कंपोनेंट्स कम्युनिकेट करते हैं नेटवर्क के साथ, कंपोनेंट्स कम्युनिकेटिंग विथ नेटवर्क, ठीक है। वही याद रखो आप, कॉन्फ़िगरेशन में आपके कंपोनेंट्स नेटवर्क से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। फिर उसके बाद स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, वो तो सेम चीज है, बार बार आ रहा है। अगर आपका सिस्टम स्केल कर रहा है और हैवी लोड के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो करना चाहिए वो। फिर उसके बाद है मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। आपको सॉफ्टवेयर को मॉनिटर करना है, मेंटेन करते जाना है, अपडेट्स, बग्स फिक्सेस, बग्स निकालना करना, ये सारे काम इसमें होते रहेंगे। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज डिप्लॉयमेंट डायग्राम। तो डिप्लॉयमेंट डायग्राम की अगर हम अभी बात करें तो एक यूएमएल डायग्राम होता है ये, जिससे आप फिजिकल डिप्लॉयमेंट बताते हो सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर नोड्स के अंदर।
तो उसके अंदर कुछ नोटेशंस होते हैं, तो वो वन बाय वन हम सारे देखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है नोड। ठीक है, इसके अंदर आपको हर जगह नोड दिखते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, एक डिवाइस, दूसरा डिवाइस, तीसरा डिवाइस। तो ये सारे डिवाइसेस पे कैसा चलने वाला है आपका सॉफ्टवेयर वो दिखाया जाता है। और ये जो आपको एरोज दिखाई दे रहे हैं, ये एरोज जो है ना पाथ बताते हैं, कम्युनिकेशन पाथ। कम्युनिकेशन पाथ एरोज से बताया जाता है, रेक्टेंगल से जो है आपका नोड बताया जाता है। नोड हार्डवेयर या फिर एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये सिंपल आप इसको नोड बोल सकते हो, यहाँ पे भी नोड का एग्जांपल दिया हुआ है। फिर उसके बाद है आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के अंदर के फाइल्स। ठीक है, फाइल्स को डिनोट करने के लिए सॉफ्टवेयर कंपोनेंट की आप आर्टिफैक्ट का यूज करते हो। देखो डायग्राम्स यही होते हैं, यही डायग्राम्स यूज करते हो आप जब भी यूज करना है। तो ये फोल्डर जैसा इसका डॉक्यूमेंट का होता है, एक फोल्डेड कॉर्नर और फिर ये स्क्वायर। और कंपोनेंट खुद, अब कंपोनेंट क्या है? जो भी कंपोनेंट होगा आपका, यूजर मॉड्यूल आपने बना दिया वो एक आपका कंपोनेंट हो गया। तो ये जो है नोड्स पे जो आप है इस तरीके से बताते हो। और फिर इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस मतलब कनेक्शन जो आप दिखा रहे हो। इंटरफेस एक से दूसरी तरफ अगर आप दिखा रहे हो तो फिर ये यूज करोगे, जैसा हमने पहले एग्जांपल में देखा था ना। तो कंपोनेंट अगर आपको दिखाना है तो कंपोनेंट आप कुछ इस तरीके से दिखाओगे। फिर ये कंपोनेंट किसी से इंटरैक्ट अगर कर रहा है तो ये इंटरफेस हो गया। और फिर ये इंटरफेस, और ये जिससे भी इंटरैक्ट कर रहा है, अगर आर्टिफैक्ट से है तो कुछ इस तरीके से जो है आपकी डायग्राम यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, तो ये इंटरफेस है आपका, ये आपका कंपोनेंट है और ये आर्टिफैक्ट है, मतलब फाइल है इन सिंपल वर्ड्स। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ डिप्लॉयमेंट डायग्राम क्या है वो देखिए। ये डिप्लॉयमेंट आपको विजुअलाइज करके बता देता है कि आप सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करने के बाद कैसे दिखने वाला है, कंपोनेंट्स आपके हार्डवेयर पर कैसे होंगे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग करने में आपको आसानी होती है, जहां पे आप डिजाइन करते हो सिस्टम के फिजिकल सेटअप को। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन का फ्लो अच्छे से आपको दिखाया जाता है, कम्युनिकेशन पाथ कि कैसे कैसे सारे डेटा यहाँ से वहां ट्रेवल कर रहा है। फिर उसके बाद सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है, जहां पे स्केलिंग और ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगी वो दिखाई जाती है, एड्स इन स्केलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। फिर उसके बाद जो है वो है ट्रबल शूटिंग, कुछ भी एरर्स अगर आते हैं तो आप उनको कैसे रिजॉल्व करोगे, फेलियर्स वगैरह। फिर डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी, ये अक्रॉस हार्डवेयर आप डिप्लॉयमेंट कैसे करोगे उसको आपको गाइडेंस मिलता है थ्रू द डिप्लॉयमेंट डायग्राम। देखिए ये एक डिप्लॉयमेंट डायग्राम का एग्जांपल है फॉर मोबाइल बैंकिंग इन एंड्रॉइड सर्विसेज। तो यहाँ पे आपको कितने, चार हमें यहाँ पे नोड्स दिख रहे हैं, कैसा कनेक्शन है देखिए। यहाँ पे एक क्लाइंट डिवाइस है एंड्रॉइड पे, जिसमें बैंक एप्लीकेशन हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है ये। फिर वेब सर्विसेज जो भी है देखिए, अलग अलग नोड्स दिख रहे हैं आपको। वेब सर्विसेज यहाँ पे दे रहे हैं, मतलब आप वेबसाइट पे भी एक्सेस दे रहे हो। और फिर ये एप्लीकेशन का सर्वर है, जहाँ पे सारे जो है कंपोनेंट्स है। देखिए फंड ट्रांसफर एक कंपोनेंट हो गया, चेक ट्रांसफर एक कंपोनेंट है, अदर सर्विसेज, स्टेटमेंट प्रिपरेशन। और यहाँ पे भी दो, अकाउंट डिटेल्स और कस्टमर के डिटेल्स है। अब ये इंटरफेस से ये कनेक्टेड है इसको। ठीक है, ये जो है इंटरफेस है आपका। तो अकाउंट डिटेल से इंटरफेस किससे कनेक्ट हो रहा है? एप्लीकेशन सर्वर से। तो जब क्लाइंट एक्सेस करेगा बैंक एप्लीकेशन यहाँ पे, तो ये एप्लीकेशन सर्वर के थ्रू वो उसका फंड ट्रांसफर, चेक ट्रांसफर जो भी करना है कर सकता है। और ये सारा जो है इंटरफेस है। और ये डैश डैश में जो है इसको कहा जाता है डिपेंडेंसी रिलेशन। क्या डिपेंडेंसी है उसकी वो नोड के ऊपर, वो आप दिखाते हो। तो इस तरीके का आप एक एग्जांपल भी बना के बता सकते हो डिप्लॉयमेंट डायग्राम का। नोड्स, इंटरफेसेस, कंपोनेंट, सबका इसमें यूज आपको दिख जाएगा। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अब आते हैं हम यूआई डिजाइन के ऊपर। यूआई डिजाइन का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द लुक, फील और इंटरैक्शन ऑफ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ताकि यूजर इंटरैक्ट कर सके उससे एकदम इजीली। सब कुछ इसमें यूजर के लिए आप करते हो। सबसे पहला इसमें क्या पॉइंट है? डिजाइन जो है आपका यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, यूजर को इजीली समझ में आए, ऐसा आप डिजाइन बनाते हो। फिर उसके बाद है एफिशिएंसी, रिसोर्स एफिशिएंट आपका जो है डिजाइन होना चाहिए, एफिशिएंसी उसमें होनी चाहिए। फिर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक टोन फॉलो करते जाओ, अलग कलर्स यूज करके डिस्टर्बेंस नहीं। फिर कलर्स के अलावा
दूसरे भी जो भी आप नेविगेशन बार्स का यूज करते हो वो सब कुछ चीजें सेम रखो ताकि कंसिस्टेंसी दिखे। फिर एरर प्रिवेंशन और हैंडलिंग बहुत अच्छे से करो। जो भी एरर होती है या तो आप यूजर को बोलो कैसा रिजॉल्व करना है कुछ एरर मैसेज देके, या फिर आप खुद ऐसा उसमें सेटिंग रख सकते हो कि वो एरर हुई तो रिजॉल्व हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद एस्थेटिक अपील होना चाहिए। एस्थेटिक अपील मतलब क्लीन, मॉडर्न और विजुअली इंगेजिंग जो है आपका लेआउट होना चाहिए, देख के बहुत अच्छा लगे ऐसा। अब गोल्डन रूल्स फॉर यूजर इंटरफेस जो बेन श्नाइडरमैन ने बताए थे, ये एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये रूल्स बनाए हुए। ओके, फॉर यूजर इंटरफेस डिजाइन, ये भी एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन है। सबसे पहला है कंसिस्टेंसी के लिए स्ट्राइव करो। देखिए कंसिस्टेंसी के बारे में हम बार बार देख रहे हैं कि हमको सॉफ्टवेयर जो है हमारा कंसिस्टेंट रखना है, सारी चीजें सेम दिखनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी में दिखनी चाहिए। फिर उसके बाद है फ्रीक्वेंट यूजर्स को शॉर्टकट्स यूज करने दो। मतलब जो एडवांस्ड यूजर्स है उनके लिए कोई स्पेसिफिक शॉर्टकट्स रखो। अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है तो आप कुछ भी कीज रख सकते हो, फंक्शन कीज का यूज रख सकते हो, F12 F11 जो ऊपर रहते हैं, जिससे कुछ ना कुछ उनका काम आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद इंफॉर्मेटिव फीडबैक ऑफर करो। मतलब हर यूजर एक्शन के लिए आप उन्हें कुछ ना कुछ आपका सिस्टम फीडबैक देना चाहिए। जैसे एक मैसेज दिखा रहे हो या कुछ भी एनिमेशन दिखा रहे हो तो पूरा इंटरैक्टिव लगना चाहिए उन्हें कि हर उस पर हमसे सॉफ्टवेयर कुछ ना कुछ बात कर रहा है ऐसा। फिर उसके बाद डिजाइन डायलॉग्स टू यील्ड क्लोजर। इसका मतलब है कि एक्शंस जो भी है आपके वो क्लियर सीक्वेंस में होने चाहिए, बिगिनिंग, मिडल, एंड। मान लो मैं चेकआउट कर रहा हूँ, कुछ सामान ले रहा हूँ मैं फ्लिपकार्ट से, तो मेरा बिगिनिंग क्या होगा, कार्ट में सामान डालना। फिर मिडल क्या होगा, पेमेंट की तरफ जाना, कुछ कूपन कोड वगैरह लिखना। और एंड क्या होगा, उसे परचेज कर लेना। तो यहाँ पे काम हो जाता है, एड्रेस वगैरह डालना भी मिडल में आ जाएगा, एंड देन एट द एंड यू विल परचेज इट बाय पेइंग द अमाउंट। तो इस तरीके से ये भी पॉइंट है। फिर उसके बाद है सिंपल एरर हैंडलिंग अलाउ करो। तो कैसे करोगे आप एरर हैंडलिंग, या तो ऐसा करो कि एरर्स ना ही हो आपके सॉफ्टवेयर में, ऐसा डिजाइन करो कि मिनिमल एरर्स होने चाहिए। और फिर भी अगर एरर्स होते हैं तो आप क्लियर मैसेजेस और सॉल्यूशंस आपके यूजर को दोगे। फिर उसके बाद इजी रिवर्सल ऑफ एक्शंस दो। अगर कुछ गलती हो जाती है तो इजीली वो रिवर्स कर सके उसको उनके सॉफ्टवेयर में यूजर्स, ऐसा आपको उन्हें अलाउ करना है। और फिर उसके बाद है सपोर्ट इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। उन्हें कंट्रोल दो, ऐसा फील करने दो यूजर को कि वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है सॉफ्टवेयर में, ना कि इंटरफेस उसे कंट्रोल कर रहा है। तो उसके हाथ में सब कंट्रोल है यूजर के, ऐसा आपको दिखाना है। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी रिड्यूस करो। मतलब कुछ भी चीजें याद रखनी पड़ेगी यूजर को, ऐसा मत करो। अगर ऐसा कुछ डेटा है जो बार बार कहीं लिखना पड़ता है तो वो हर एक पेज पे दिखाओ यूजर को। बार बार उसको याद रखना, पीछे जाके अगर भूल गया तो लिखना, ऐसी चीजें नहीं करना चाहिए। वो अगर कुछ डेटा है जो बार बार लिखने की जरूरत है तो वो हर पेज पे आप दिखाते जाओ। तो इस तरीके से 8 पॉइंट्स थे। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे, विच इज आर्किटेक्चरल डिजाइन। तो देखिए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की बात करते हैं। इट रेफर्स टू द हाई लेवल स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, जो डिफाइन करता है कंपोनेंट्स, उसके इंटरैक्शंस वगैरह वगैरह। तो आर्किटेक्चर के बारे में हमने ऑलरेडी 2-3 बार सेम देखा ही हुआ है कि क्या होता है इसमें। हाई लेवल डिजाइन होता है जिसमें आप ऊपर ऊपर से बताते हो कंपोनेंट्स क्या है, क्या करने वाले हैं, इन डेप्थ नहीं जाते आप, बस आप बता देते हो। जैसा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जांपल देखा था, जिसमें आप बोल दोगे कि बुक से रिलेटेड चीजें उसमें डालनी है आपको, और फिर यूजर की इन्फो होनी चाहिए। मतलब एक यूजर मॉड्यूल और फिर एक बुक्स का रिकॉर्ड, ऐसा आप ऊपर ऊपर से बोल देते हो। तो इससे आपको डिजाइन के लिए एक ब्लूप्रिंट तो मिल जाता है। बात करें इंपॉर्टेंस की, तो सबसे पहला है सिस्टम स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के अंदर। तो सिस्टम स्ट्रक्चर क्या है, सिस्टम कैसे डिवाइड किया जाता है और पार्ट्स एक दूसरे से फिर कैसा इंटरैक्ट करते हैं, ये उसमें होता है। फिर उसके बाद स्केलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, एफिशिएंसी, ये 3 चीजें तो बार बार रिपीट ही हो रही है। स्केलेबिलिटी में आप क्या बोलोगे कि सिस्टम जब स्केलेबल होगा, बड़ा होगा, तो वो उतना लोड हैंडल करना चाहिए आपका। मेंटेनेबिलिटी में आप आगे जाके बग्स फिक्सेस कर सकना चाहिए, अपडेट्स वगैरह आप कर सकते हो, ये उसका इंपॉर्टेंस है। फिर एफिशिएंसी उसमें होनी चाहिए, परफॉर्मेंस आपका ऑप्टिमाइज हो, रिसोर्स अच्छे से यूटिलाइज हो, ये सारी चीजें। फिर सबसे पहला जो है वो है मोनोलिथिक टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। मोनोलिथिक का मतलब होता है कि सारा डेटा आप एक ही साथ लिखते हो, मॉड्यूल्स नहीं बनाते आप, सारे फंक्शन सब कुछ एक साथ होता है। तो वो तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है, इसलिए हम मॉड्यूल्स बनाते हैं। फिर उसके बाद माइक्रो सर्विसेज, इसमें आप क्या करते हो
कलेक्शन ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंटली सर्विसेज होते हैं जो डायरेक्टली आप डिप्लॉय कर देते हो। सॉफ्टवेयर में कैसा है, आप पूरा सॉफ्टवेयर बना के उसे फिर डिप्लॉय करते हो। इसमें कुछ स्मॉल सर्विसेज होती हैं जिन्हें आप बनाते हो और उन्हें डिप्लॉय कर देते हो सीधा, माइक्रो सर्विसेज। फिर उसके बाद है क्लाइंट सर्वर। इसके अंदर क्या है, क्लाइंट रिसोर्सेस रिक्वेस्ट करता है सर्वर से। फिर लेयर्ड आर्किटेक्चर, इसमें लेयर्स बनाए जाते हैं सिस्टम के अंदर अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। लेयर्ड आर्किटेक्चर हम इन डेप्थ देखेंगे अभी आगे। अब सबसे पहले देखो आर्किटेक्चर क्या है, वही है ओवरऑल स्ट्रक्चर आपके डिजाइन का, सिस्टम का, कैसे कंपोनेंट्स अरेंज्ड है और कैसा एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, वो सब कुछ आप आर्किटेक्चर के अंदर देखते हो। फिर की एस्पेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहला है आर्किटेक्चर के अंदर स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, कंपोनेंट्स दिखाता है सारे, और कंपोनेंट्स एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करते हैं वो दिखाता है। देन द नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स खुद। कंपोनेंट्स क्या है, ये इंडिविजुअल पार्ट्स या मॉड्यूल्स होते हैं जो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। देन द नेक्स्ट आर प्रिंसिपल्स और इंटरैक्शंस। ठीक है, तो इंटरैक्शंस मतलब कौन इंटरैक्ट करेगा, जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे या कंपोनेंट कोई एक्सटर्नल एंटिटी से इंटरैक्ट करेगा, मतलब यूजर से या फिर कोई एपीआई से। तो ये सारी चीजें। फिर उसके बाद प्रिंसिपल्स जो बताते हैं गाइडलाइंस या फिर पैटर्न्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके सिस्टम डिजाइन पे, जैसा रियूजेबिलिटी होनी चाहिए, मॉड्युलैरिटी होनी चाहिए, क्या हो गए प्रिंसिपल्स। फिर आपके सॉफ्टवेयर का पर्पस, इंश्योर करो आपका सॉफ्टवेयर दोनों फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो है मीट करता होगा। ओके, फंक्शनल मतलब जो कुछ ना कुछ फंक्शन करेगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ लॉगिन का फंक्शन उसमें होना चाहिए। नॉन फंक्शनल में परफॉर्मेंस, स्पीड वगैरह आप ऐसी चीजें बताते हो। फिर टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर देखिए सबसे पहला है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। इसमें आप क्या बताते हो, डिजाइन और स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स का। फिर उसके बाद सिस्टम आर्किटेक्चर, सिस्टम के अंदर सब आ गया, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सारी चीजों को ओवरऑल आप बोलते हो सिस्टम आर्किटेक्चर। और एंटरप्राइज आर्किटेक्चर में आपका सिस्टम आर्किटेक्चर प्लस बिजनेस रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं, वो बिजनेस रिलेटेड कुछ भी फर्म्स को जो लगती है वो होता है आपका एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई इज आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट। तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें फाउंडेशनल स्ट्रक्चर देता है, डिजाइन देता है सिस्टम का। कुछ कुछ यहाँ पे पॉइंट्स भी दिए हैं। सबसे पहला तो है हमको डेवलपमेंट को एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है अगर हमारे पास एक प्रॉपर आर्किटेक्चर है, हमें पता है कि कौन से कंपोनेंट्स हमें बनाने हैं और कैसा कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद है स्केलेबिलिटी। सॉफ्टवेयर आगे आगे जाके जब हमारा स्केलेबल होगा, ज्यादा स्केल करेगा, तो फ्यूचर डिमांड्स वगैरह के लिए वो अडेप्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद मेंटेनेबिलिटी, वही कि आप मेंटेन करोगे उसको, अपडेट वगैरह कर सकोगे। फिर परफॉर्मेंस उसका अच्छा होना चाहिए। परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए भी आपको आर्किटेक्चर से देख के आप उसके बेस के ऊपर काम कर सकते हो। फिर है रिलायबिलिटी, सॉफ्टवेयर रिलायबल होना चाहिए। इससे कैसा होता है, ऐसे सिस्टम्स आप बनाते हो जो फेलियर जो है इजीली रिजॉल्व कर देते। फिर अलाइंस विद बिजनेस गोल्स, आपको आर्किटेक्चर पता है तो आपको ये भी पता होगा कि क्या आप करने से बिजनेस गोल से आपका सॉफ्टवेयर जो है अलाइन करेगा। फिर नेक्स्ट है रिस्क रिडक्शन। रिस्क आप मिनिमाइज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आप उन्हें पहले ही रिजॉल्व कर देते हो। पहले ही रिजॉल्व कर देंगे तो रिस्क भी कम हो जाएंगे। एंड देन यू विल इंप्रूव द कम्युनिकेशन विद द स्टेक होल्डर्स। अगर आपके पास आर्किटेक्चर है तो आपको पता है क्या करना है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन टीम मेंबर से आसान हो जाता है। फिर लास्ट में कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब लीगल या रेगुलेटरी रूल्स भी आपको पता होते हैं किसके अंदर आपको काम करना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज आर्किटेक्चर डिसीजन डिस्क्रिप्शन टेम्पलेट। इसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंट करते हो आप इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल डिसीजंस जो डिजाइन के टाइम पे बनाए जाते हैं। तो वो मतलब आप एक डिसीजन लेते हो कुछ ना कुछ और उसको डॉक्यूमेंट करते हो कुछ इस तरीके से, वो होता है आपका डिजाइन डिस्क्रिप्शन टेम्पलेट। कैसा, देखो सबसे पहले टाइटल। टाइटल मतलब शॉर्ट नेम आपके डिसीजन का जो आपको बनाना है। फिर उसके बाद डेट, कब आपने डिसीजन वो बनाया था। फिर कॉन्टेक्स्ट, क्यों, मतलब क्या है, प्रॉब्लम क्या हुई थी जिसकी वजह से ये डिसीजन लेना पड़ा आपको। फिर एक्चुअल डिसीजन का स्टेटमेंट आप क्लियर यहाँ पे देते हो। फिर ऑल्टरनेटिव्स, जब आप डिसीजन बना रहे थे आपने क्या क्या ऑल्टरनेटिव सोचे थे। फिर ये करने से आपके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अगर आप डिसीजन लेते हो तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फिर पार्टिसिपेंट्स, कौन कौन मिलके अप्रूव किया, किसने किसने और किसने बनाया ये डिसीजन। फिर लास्ट में है स्टेटस। स्टेटस कैसा होता है, या तो प्रपोज्ड मतलब ये प्रपोज हो चुका है डिसीजन, या ऐसा होगा एक्सेप्ट भी हो गया, या फिर रिजेक्ट कर दिया गया ये डिसीजन, या फिर सुपरसीड इसे कर दिया गया। सुपरसीड का मतलब होता है कि
उसको रिप्लेस कर दिया किसी और नई चीज से, मतलब ये डिसीजन नहीं लिया बट उसके जगह पे दूसरा डिसीजन ले लिया गया, ऐसा आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से डिसीजन डिस्क्रिप्शन टेम्पलेट आप बना देना, उस पर भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब आर्किटेक्चरल स्टाइल्स की बात करते हैं, ये हमारा फाइनल टॉपिक होने वाला है। तो देखिए डिस्टिंक्ट पैटर्न्स और अप्रोचेस को ये रेफर करता है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के अंदर कैसे कैसे आर्किटेक्चरल स्टाइल्स होते हैं हम देखेंगे। बेसिकली तो सारे हमारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो डिजाइन होता है वो हेट्रोजेनस होता है, मतलब किसी में एक आर्किटेक्चरल स्टाइल का यूज नहीं किया जाता, अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का यूज किया जाता है। बट इवन देन विल हैव अ लुक एट ऑल ऑफ देम वन बाय वन। तो सबसे पहला जो है वो है डेटा फ्लो आर्किटेक्चर। बहुत सिंपल है, इसमें आप क्या करते हो, इनपुट लेते हो कुछ ना कुछ, और इनपुट लेके पाइप्स के थ्रू इनपुट सेंड किया जाता है और कुछ ना कुछ आउटपुट निकलता है फिल्टर के अंदर से। तो यहाँ से इनपुट अगर गया फिल्टर में से कुछ ना कुछ आपको आउटपुट मिलेगा चेंज होके, फिर वो फिल्टर में जाएगा, फिर उसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा, फिर ये पाइप्स के थ्रू जो है आपका डेटा जाता रहेगा फिल्टर्स के अंदर से, और फिल्टर्स में कुछ ना कुछ उस पर मैनिपुलेशंस किए जाएंगे, और मैनिपुलेशंस होते होते आपको एक फाइनल आउटपुट मिलेगा सारे चेंजेस होने के बाद। ओके, तो ये सिंपल वही है, फिल्टर और पाइप्स का इसमें यूज होता है। एडवांटेजेस की बात करें तो ये मेंटेन और मॉडिफाई करना काफी आसान है, ये सपोर्ट करता है कॉन्करेंट प्रोसेसिंग को। और डिसएडवांटेजेस में देखो तो लिमिटेड सपोर्ट है आपको जो एप्लीकेशंस इंटरैक्टिव होते हैं उनके लिए, और ये हार्ड मैनेज करना अगर मल्टीपल रिलेटेड डेटा स्ट्रीम्स आपके हो तो। नेक्स्ट क्या है, वो है लेयर्ड आर्किटेक्चर। ये एक ऐसा डिजाइन पैटर्न है जहाँ पे सिस्टम को हम लेयर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, जहाँ पे हर लेयर का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रोल होता है, और यूजुअली आप टॉप टू बॉटम जाते हो। तो देखो लेयर्ड आर्किटेक्चर में यहाँ पे आपको 3 टीयर्स दिख रहे हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। तो टीयर 1 के अंदर क्या है, यूजर इंटरफेस। इसके अंदर आप यूजर इंटरफेस लेयर इसको बोल सकते हो। फिर जो 2 टीयर है ये बिजनेस लॉजिक लेयर है, बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं यहाँ पे आपको दिखाई देगी। और फिर जो आपका टीयर 3 है वो है डेटा एक्सेस लेयर। ओके, डेटा कैसे एक्सेस करना है उसके लिए। तो पहले तो देखो यूजर इंटरफेस है, जो भी आपके व्यूज है वो या तो कमांड लाइन इंटरफेस से आप इनपुट लेते हो यूजर से, या फिर ब्राउजर के अंदर आप यूजर से इंटरैक्ट करते हो, ब्राउजर या फिर CLI के थ्रू यूजर इंटरैक्ट करेगा। फिर उसके बाद बिजनेस की बात करें तो देखिए बिजनेस में है प्रेजेंटेशन, व्यूज, व्यू मॉडल्स, इनपुट कंट्रोलर्स का यूज किया जाता है। MVC का भी यहाँ पे यूज किया जाता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, जहाँ पे M जो है आपका मॉडल होता है जो बिजनेस लॉजिक बताता है कुछ ना कुछ, V जो है व्यू बताता है। तो इसका क्या काम होता है, मतलब यूजर को जो भी दिखेगा UI एलिमेंट्स वगैरह वो सारे व्यू में आते हैं। और कंट्रोलर क्या है, ये दोनों के अंदर का जो भी कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन वगैरह है वो आपका कंट्रोलर कराता है। तो ये प्रेजेंटेशन में आ गया। फिर उसके बाद है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कंट्रोलर्स, एप्लीकेशन सर्विसेज, इवेंट लिस्नर्स, ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। फिर डोमेन मॉडल होता है उसके बाद, जिसमें एंटिटीज, कलेक्शंस, वैल्यू ऑब्जेक्ट्स, डोमेन सर्विसेज, इवेंट्स वगैरह आपको देखने मिलते हैं। फिर परसिस्टेंस, ये परसिस्टेंस क्लास भी हमने देखा था जिसके अंदर डेटाबेस से रिलेटेड चीजें होती है। तो यहाँ पे ORM रिपोजिटरीज, क्वेरी ऑब्जेक्ट्स रिपोजिटरीज आपको दिखाई देंगे। एंड फाइनली देयर इज द डेटा, जिसके अंदर एक डेटाबेस सर्वर होगा, सर्च सर्वर होगा, और कुछ ना कुछ API होगा। ओके, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है जो लॉगिंग वगैरह के लिए भी काम में आता है। तो इस तरीके से आप एक लेयर्ड आर्किटेक्चर बता सकते हो। एडवांटेजेस है कि मेंटेन और टेस्ट करना आसान है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स है यहाँ पे, इसलिए मॉड्यूलैरिटी काफी हाई है। सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स मतलब मुझे कुछ भी चेंज करना है तो मैं स्पेसिफिकली उसी चीज में चेंज करूंगा और दूसरों में डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होने वाला है उसकी वजह से। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज इट प्रमोट्स रीयूजेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो परफॉर्मेंस थोड़ा स्लो है क्योंकि इतने सारे लेयर्स हैं, टाइट कपलिंग हो जाती है जिसके वजह से दूसरे लेयर्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। कुछ कुछ केसेस में देयर इज हाई कपलिंग। फिर लेस फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आप कुछ लेयर्स जो है स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद हार्ड टू मेंटेन है अगर लेयर्स आपके प्रॉपरली आपने स्ट्रक्चर नहीं किए हुए। अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है छोटे छोटे सिस्टम्स के लिए, क्योंकि छोटे सिस्टम्स में इतने ज्यादा लेयर्स की कुछ जरूरत नहीं है और फिर आप वो यूज कर रहे हो। देन वी हैव डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर। इसमें आपका डेटा जो है सेंटर में होता है और सारे जो क्लाइंट्स है मतलब यूजर और फिर दूसरे कंपोनेंट्स ये डेटा के साथ इंटरैक्ट करते हैं। डेटा बस बीच में बैठा हुआ है और बस ये क्लाइंट सॉफ्टवेयर जो है उससे इंटरैक्ट करते जाएंगे। एक ऐसा ही है जहाँ पे
सेंट्रल फोकस आपका डेटा पे होता है, कैसे स्टोर एक्सेस किया जाता है वगैरह। तो ये सारी चीजें उस पर एक्सेस कर दी जाएंगे। तो दो टाइप होते हैं इसमें, एक होता है रिपोजिटरी आर्किटेक्चर और एक ब्लैकबोर्ड आर्किटेक्चर। रिपोजिटरी आर्किटेक्चर में क्या होता है, जो डेटा है यहाँ पे वो डायरेक्टली लिया जाता है, एक सेंट्रल डेटा स्टोर होता है, वो डायरेक्टली जो है इनके साथ शेयर किया जाता है। डायरेक्टली शेयर करोगे और फिर इनको जो भी ऑपरेशन करना है डेटा के ऊपर ये अच्छे से कर सकते हैं, जो भी उनको कम्युनिकेशन करना होगा, जो भी होगा। और फिर ये एक पैसिव एलिमेंट की तरह काम करता है, बस बैठा होता है, और ये एक्टिव एलिमेंट की तरह उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करते जाते हैं। तो रिपोजिटरी आर्किटेक्चर में वही काम होता है, क्या कि आपका जो डेटा है वो पैसिव एलिमेंट की तरह होता है, और जो क्लाइंट मतलब यूजर और कंपोनेंट्स है एक्टिव एलिमेंट की तरह उस पर कुछ ना कुछ ऑपरेशंस करते हैं। ब्लैकबोर्ड आर्किटेक्चर में क्या होता है, आपके जो कंपोनेंट्स है वो ब्लैकबोर्ड के पास जाते हैं, और मतलब देखिए ये जो कंपोनेंट्स है ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली ये डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं। बट ब्लैकबोर्ड के अंदर कैसा होता है, जो कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट्स डेटा जो है आपका वो ब्लैकबोर्ड के पास लेके जाते हैं, और फिर वो ब्लैकबोर्ड के ऊपर आपके ऑपरेशंस किए जाते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली डेटा के ऊपर आप ऑपरेशन करते हो, जहाँ पे डेटा इज द पैसिव एलिमेंट और आपके कंपोनेंट्स आर द एक्टिव एलिमेंट्स जो उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेशंस करेंगे। ठीक है, देन द नेक्स्ट पॉइंट आर द एडवांटेजेस। तो प्रमोट करता है ये डेटा इंटीग्रेशन और कंसिस्टेंसी को, मैनेज करना और स्केल करना काफी आसान है, नए क्लाइंट्स इजीली आप ऐड कर सकते हो बगैर कुछ भी चेंज किए के, सिंपल काम है। फिर उसके बाद डिसएडवांटेजेस में देखिए, सेंट्रल डेटा स्टोर इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सेंट्रल डेटा स्टोर की वजह से फेलियर के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, पुअर परफॉर्मेंस मिलता है अगर डेटा एक्सेस अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं किया है, और सिक्योरिटी कॉन्करेंसी मैनेजमेंट थोड़े से कॉम्प्लेक्स है। फिर कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर है, ये भी एक पुराने जमाने का आर्किटेक्चर है जहां पे कंट्रोल जो है ना एक्सप्लिसिटली एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को आप पास करते जाते हो। तो एक टॉप आपका होता है, फिर वो वहां से मेन प्रोग्राम से नीचे वगैरह ऐसा करते हो। तो मेन प्रोग्राम से कंट्रोल कंट्रोलर प्रोग्राम को जाता है, फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम को जाता है, फिर बाद में काम होने के बाद रिटर्न, मतलब आप कॉल करते हो और रिटर्न करते हो। इसके अंदर कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर है इसका। सॉफ्टवेयर जो है आपका मेन प्रोग्राम और कंट्रोलर प्रोग्राम सब प्रोग्राम्स में डिवाइड कर दिया जाता है। कॉलर जो है इन्वोक करता है कॉली को, और फिर कॉली जो है जैसे ही फिनिश होता है, मतलब कॉलर क्या करता है, इन्वोक करेगा कॉली को, मतलब ये कंट्रोलर सब प्रोग्राम के पास जाएगा, फिर ये एप्लीकेशन सब प्रोग्राम के पास जाएगा, फिर यहाँ का काम जैसे ही कंप्लीट होगा ये वापस रिटर्न करेगा कंट्रोलर सब प्रोग्राम के पास। फिर हायरार्किकल जो है कंट्रोलर स्ट्रक्चर आपका हो जाता है यहाँ पे। तो टाइप्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो दो टाइप्स होते हैं एक्चुअली यहाँ पे, मेन प्रोग्राम और सब प्रोग्राम का एक आर्किटेक्चर होता है, और एक आरपीसी आर्किटेक्चर होता है, रिमोट प्रोसीजर कॉलिंग। फिर एडवांटेजेस की बात करूं तो है इजी टू इम्प्लीमेंट, फिर रियूजेबिलिटी मिल जाती है आपको, सिंप्लीफाई कर देता है आपके कंट्रोल फ्लो को विद स्ट्रक्चर्ड कॉलिंग। एंड डिसएडवांटेजेस की अगर बात करूं तो हाई कपलिंग है मॉड्यूल्स के अंदर, तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है बहुत कम हो जाती है। फिर डीप नेस्टिंग ऑफ कॉल्स अगर होती है, मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ में हो जा रहा है कॉल और सब प्रोग्राम्स, तो डीबगिंग करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। हाईली कॉन्करेंट या इवेंट ड्रिवन सिस्टम्स जो होते हैं उनके लिए ये कुछ काम का नहीं है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, ये फाइनल पॉइंट है। इन स्ट्रक्चर्स एक सॉफ्टवेयर सिस्टम जो ऑब्जेक्ट्स का आप उसमें यूज करते हो डेटा और बिहेवियर के लिए, तो सिंपल है, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट्स का यूज करके काम करते हो, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। मतलब आपकी क्लास होती है, कुछ ना कुछ उसके अंदर एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस होंगे, मतलब उसका डेटा कुछ ना कुछ आप लिखोगे, और मेथड जो फंक्शंस जो भी है, फिर उसके बाद आप उस पर कुछ ऑपरेशंस करोगे, और जो भी ऑब्जेक्ट्स है सारे वो किए जाते हैं। कम्युनिकेशन कैसा किया जाता है सारे क्लासेस के बीच में, मैसेजेस के थ्रू, मतलब पैरामीटर आप कुछ ना कुछ पास करते हो और कम्युनिकेशन किया जाता है। और इसमें आपको मॉड्यूलैरिटी, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, बिकॉज दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। एडवांटेजेस देख लो बस, रियूजेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी ये आपको मिल जाती है। मॉडल करना रियल वर्ल्ड सिस्टम्स काफी आसान है यहाँ पे, मॉड्यूलैरिटी इनहैंस होती है और बेटर कोड ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलता है, स्केलेबिलिटी और इजियर सिस्टम एवोल्यूशन। डिसएडवांटेजेस में देखो, कॉम्प्लेक्सिटी आप इंट्रोड्यूस करते हो यहाँ पे, गुड डिजाइन आपको जरूरत होती है अगर आपको अननेसेसरी डिपेंडेंसीज अवॉइड करना है। ओके,
तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। बहुत ही लेंथी चैप्टर था, आउट ऑफ ऑल द 4 चैप्टर्स ये बहुत ज्यादा लेंथी चैप्टर है। तो सो वी एंडेड इट एनीवेज। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।